लाइक ये भी ठीक है, वो बहुत अच्छी है। कहीं इसको हटाओ। वर्णमय में आपका स्वागत है और ये है हमारे लखनऊ चैप्टर, जिसमें आज हम मिल रहे हैं वरिष्ठ कलाकार श्री आर.एस. साक्या जी से, जो एक लंबे समय से पेंटिंग कर रहे हैं और अपनी पेंटिंग्स के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आर.एस. साक्या जी से। तो स्वागत है आपका वर्णमय में। और ये हमारा लखनऊ चैप्टर है, जिसमें हम समकालीन कलाकार जो लखनऊ से जुड़े कलाकार हैं और उनसे हम बात करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर बात करते हैं, साथ ही बात करते हैं उनके काम को लेके। तो इस एपिसोड में हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी लाइफ को लेके बात करने वाले हैं कि कैसे आना हुआ आपका पेंटिंग फील्ड में, और उसके पहले आप कब से लखनऊ में हैं या कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे स्टार्ट हुई जर्नी आपकी। हेलो, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। शुरुआत में मेरा रुझान था कि मैं आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लूँ। उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ एडमिशन लिया था मैंने, किन्हीं कागजों की वजह से छोड़ दिया था, कारणों की वजह से छोड़ दिया था कुछ दिन रह करके। फिर उसी समय हुआ क्या कि मेरा रेलवे सर्विस कमीशन में अपॉइंट हो गया मैं। तो एक खान करके था, बाहर का एक आर्टिस्ट था कॉलेज में ही, उसने कह दिया नौकरी करने के लिए यही तो यहाँ सब ये सब कर रहे हैं, तो तुम जाओ पहले ज्वाइन करो। जैसे रेलवे में ज्वाइनिंग हुई, आप मैनपुरी में आपका जन्म हुआ, किस सन में जन्म हुआ था मैनपुरी में आपका? 49 में जन्म हुआ। तो क्या फैमिली का जो परिवेश था कैसा था? वो परिवेश गांव का था, किसान फैमिली थी, लेकिन मतलब मैनपुरी में ही नहीं, पोस्ट ऑफिस भोगांव में आपका जन्म हुआ, और वहाँ का जो कल्चर था वो गांव का कल्चर था। गांव कल्चर नहीं, लेकिन वहाँ कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी थे। अच्छा, जैसे सिंगर भी थे, जैसे कुछ नाम? लेक्चरर थे मिस्टर श्री चक्रेश पांडे, जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, सिंगर बहुत अच्छे थे। तो एटमॉस्फेयर वहाँ का जो हमारा रहा है वो आर्टिस्टिक रहा है। कौन कौन था फैमिली में आपके? मेरे माँ बाप भाई बहन। क्या फैमिली बिजनेस था कुछ, या खेती बाड़ी थी, क्या होता था? नहीं था, मेरे घर में खेती होती थी। अच्छा, किसान परिवार से? हाँ, किसान परिवार था। तो उसके बाद फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा मेरी भोगांव से ही हुई। इंटरमीडिएट मैंने फाइन आर्ट ग्रुप था, एक पहले चलता था च ग्रुप के नाम से, ललित कला ग्रुप के नाम से, उससे मैंने इंटरमीडिएट किया था। अच्छा, तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट होते थे जो आर्ट के ही होते थे। इंटर मेरिट से हुआ है ये? इंटर किस जगह से हुआ है? इंटर हमारा भोगांव से हुआ। भोगांव से ही? हाँ। इंटर कॉलेज था? नहीं, मैं करहल एक जगह है, करहल, वहाँ से? हाँ, मैनपुरी से। हाँ, तो मैंने इंटरमीडिएट किया, तो वो फाइन आर्ट ग्रुप था उस समय, पता नहीं है कि नहीं। तो उसमें 4 सब्जेक्ट आर्ट के रहते थे, एक जनरल रहता था, हिंदी 5 सब्जेक्ट रहते थे, 5-6 सब्जेक्ट रहते थे। उसमें फाइन आर्ट का भी एक पेपर, एक कॉमर्शियल आर्ट का होता था, एक हिस्ट्री का होता था। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। मतलब ये समझिए कि आपका आर्ट्स कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहीं कवर हो जाता एक तरीके से। अच्छा। इतना चीज़ें थी उसमें, सिलेबस जो था वहाँ, सिलेबस जो था, और मैंने स्कूल टॉप किया था। उसके बाद मुझे मौका लगा, मैंने IGD बॉम्बे मैंने कर लिया था, बहुत लंबे टाइम, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये सर्टिफिकेट था। उसको करने के बाद JTC CT ग्रेड में जूनियर हाई स्कूल में टीचिंग की जॉब लग जाता था। अच्छा, तो मैंने अप्लाई किया, मेरा हो गया।
एक अलीगंज, उसमें एटा डिस्ट्रिक्ट में अलीगंज एक जगह है, वहाँ मेरा जेटीसी ग्रेड में टीचिंग में अपॉइंटमेंट हो गया। किस सन में हुआ था लगभग? ये हुआ 71। अच्छा, 71 में आप एज अ टीचर आपने जॉब करना स्टार्ट किया वहाँ पे? हाँ, आर्ट टीचर। हाँ 71 में हो गया। फिर नहीं, थोड़ा गलत हो गया, मेरा पुराना टाइम हो गया, तो ये 72 में हुआ। अच्छा, 72 में। तो उस टाइम पे आपको ये जानकारी थी कि आर्ट्स कॉलेजेस भी हैं, वहाँ से प्रोफेशनली एजुकेशन ली जा सकती है? हमारे टीचर को थी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि अभी ये कर लिया तो चलो चलते हैं एक बार प्रोफेशन, क्योंकि उस टाइम पे डिप्लोमा होते थे? मेरे पास उतनी वो नहीं थी अवेयरनेस, लेकिन हाँ आर्ट के प्रति अवेयरनेस थी। जो हमारे यहाँ धर्मियों का आता तो उसमें आर्ट के जो पन्ने निकलते थे वो काट काट के सब रखता था। अच्छा। इतना मुझे मतलब इनिशियल स्टेज में मुझे बहुत ज़्यादा था। उनका ये क्षेत्रनाथ मजूमदार की पेंटिंग, उनके कटिंग रखी हुई, गगनेंद्र नाथ की रखी हुई, आपके अवनींद्र नाथ की रखी हुई। उस टाइम पे इस सारे दिग्गज, बहुत सारे दिग्गज कॉलेजों में पढ़ाया भी है उन्होंने। उनकी पेंटिंग तो मतलब ऐसी कोई खास जानकारी ना होने की वजह से वो आप जो है प्रोफेशनली एजुकेट नहीं हो पाए? नहीं, हमारे टीचर ने ही हमको बताया कि आर्ट्स कॉलेज है, अब तुम टीचिंग वीचिंग तो हो गई, अब कॉलेज में अप्लाई कर दो। तो कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम 2 लोग आए। उसका नहीं हुआ था एडमिशन, मेरा हो गया। कहाँ पे? आपके लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में हो गया था। अच्छा, फिर? तो मैं कुछ दिन रहा, लेकिन अब वो होता क्या ना कि हम चूंकि लखनऊ, तो उस टाइम पे तो डिग्री स्टार्ट नहीं थी, डिप्लोमा था, 5 वर्ष का डिप्लोमा। हाँ, और वो आपका डिप्लोमा था। तो आपके समय में कौन थे? विष्ट साहब थे? कौन थे? नहीं विष्ट साहब नहीं थे, उससे सिंगल साहब थे। सिंगल साहब, कार्यकारी प्रिंसिपल। अच्छा, कार्यकारी प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा जानकारी अब नहीं याद मुझे। कार्यकारी प्रिंसिपल थे सिंगल साहब, उसके बाद ही विष्ट साहब आए शायद, क्योंकि मैं तो छोड़ के चला गया था। तो उसी समय ये वैकेंसी निकली, रेलवे की वैकेंसी निकली। तो हमारे टीचर ने, हमने उनसे पूछा क्या करें भाई? तो 2 ऑप्शन थे, एक तो आर्ट्स कॉलेज, एक तो मैं आगरा कॉलेज चला जाऊं, उस समय मिस्टर राम कुमार थे वहाँ के हेड HOD, मैं वहाँ चला जाऊं और वहाँ से ग्रेजुएशन करूं आर्ट्स से। जिज्ञासाएं थी, लोग मिलते भी गए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं वहाँ मत जाओ, तुम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज चले जाओ। 2 लोग हमारे यहाँ के थे आर्ट्स कॉलेज के, दोनों दिग्गज थे। एक ओम प्रकाश गुप्ता था, जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में बहुत बदनाम, बहुत फेमस भी था, शायद 44 नंबर के नाम से वो जाना जाता था। अच्छा, किस चीज़ों में फेमस थे, किस चीज़ में बदनाम? नहीं कह सकते हैं, इतनी हमें जानकारी नहीं, लेकिन वो दिग्गज था, अच्छा, बहुत मानते थे। मैं थोड़ा सा माफिया टाइप का था। अच्छा। और एक लड़का था सूर्य कुमार, जो शांति निकेतन में पढ़ रहा था। तो उससे मुलाकात हुई, बोले क्या तू काम तो कर ही रहा है और प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हो, कुछ है नहीं अभी, चाहो तो किसी आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो उसने भी हमसे कहा, तो वो शांति निकेतन में था। तो ये एक, वो तो रहने वाला था कहीं और का, ये दोनों अलग अलग जगह रहने वाले थे। फिर मैंने वो वहाँ का निकला, यहाँ आर्ट्स कॉलेज का फॉर्म वॉर्म मंगाया, मैंने भर दिया, मैं एडमिशन हो गया, मैं आ गया लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में। लेकिन मैं रह नहीं पाया यहाँ, क्योंकि उसी समय बताया कि हमारी रेलवे में जॉब लगी, तो सबने हमें सजेस्ट यही किया कि ओम प्रकाश गुप्ता की वजह से मेरी रैगिंग नहीं हुई थी। वो दिग्गज आदमी था यहाँ का, तो अभी वो टीचिंग में है। एक खान करके था, सुनहरी गाड़ी वाला, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, यहाँ का लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का बड़ा फेमस आदमी था। तो उसने हमें कहा तू काहे को यहाँ, भाई तुम क्यों हो यहाँ, तुम ये रेलवे की नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, इसमें हो गया तुम्हारा, जाओ। तो मैं चला गया यहाँ से। अच्छा, तो आपको वो बात समझ में आई कि अभी जॉब हो गया है, अभी अब इस नीड नहीं है बाकी चीज़ की, क्योंकि पैसे का इंतजाम हो जाएगा और पेंटिंग कर लेंगे। हाँ, पेंटिंग कर लेंगे, करेक्ट, परफेक्ट बात है। पेंटिंग तो हम कर ही लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे। जिज्ञासाएं मेरी आर्ट के प्रति इतनी ज़्यादा थी। एक रवि सक्सेना थे, DAV इंटर कॉलेज के HOD थे, यहीं लखनऊ के पास आउट थे, बड़ा
अच्छे आर्टिस्टों में माने जाते थे वो। तो मैं उनसे सीखने एक बार चला गया देहरादून। तो जिज्ञासाएं मेरी इतनी ज़्यादा थी। खैर चलो मेरा यहाँ से ज्वाइन कर लिया मैंने, समस्तीपुर बिहार में मेरी पोस्टिंग हो गई। लेकिन मैं बेचैन था कि मुझे आर्ट वर्क करने को न सीखने को मिल रहा न करने को मिल रहा था। फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि तुम पटना में एक हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब एशिया के फेमस आर्किटेक्ट हैं और म्यूरल के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मिस्टर उपेंद्र महारथी। नहीं माना, मैं समस्तीपुर से पटना 1-1.5 घंटे की रास्ता थी, मैं चला जाता था उनके पास। कई बार गया तो मिले ही नहीं वो जापान हैं, कहीं हैं, कहीं विदेशों में ही ज़्यादातर रहते थे। खैर उनसे एक छोटी मोटी सी है मुलाकात, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उनसे। फिर मैंने कहा भागो यहाँ से, समस्तीपुर से भागो। तो किसी तरह जनता गवर्नमेंट आई तो मैं किसी तरह वहाँ से लखनऊ आ गया। लखनऊ आ गया तो अब वो जो कीड़ा अंदर था कि आर्टिस्टों से मिलूं, बात करूं, जानूं, आर्ट के बारे में समझूं, तो कॉलेज भी चला जाता था। लेकिन कॉलेज वाले लोग मुझे उस निगाह से नहीं देखते थे जिस निगाह से उन्हें देखना चाहिए। खैर मैं लगा करता रहा, मिलता जुलता रहा। फिर यहाँ पे एग्जीबिशन होती तो मैंने पता किया कि एग्जीबिशन होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ललित कला अकादमी में मैंने जो एग्जीबिशन, एनुअल एग्जीबिशन होती, तो मैं उसमें पेंटिंग डाली, 3 डाली, जो जिस विधा पे मैं काम कर रहा था वो तीनों ही सिलेक्ट हो गई। अच्छा। पहली बार में ही। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। ज़्यादातर लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसमें भूपेश लिटिल ने बड़ी तारीफ की। इवन दैट हमारे पीसी लिटिल साहब, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। पीसी लिटिल साहब ने, हाँ, उन्होंने तो फोटोग्राफी के दिग्गज लखनऊ के सबसे, हाँ, उन्हीं ने डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया। हाँ, उनके घर भी 2-3 बार गया, वो मेरे यहाँ भी आए। उनके बहुत सारे कलेक्शन, जो जियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, हाँ, यहाँ पर था हजरतगंज के पास, हाँ, उनके बहुत रेयर कलेक्शन है वहाँ पे उनके। हाँ, तो बहुत लाजवाब काम। 2-3 बार हमारे यहाँ आए। 1-2 पेंटिंग में बहुत ऑयल कलर में थिक कलर लगाता था, उन्होंने मना कर दिया, ये कलर काम मत करो, कुछ लोग कर रहे हैं इसमें तुम डूब जाओगे। बोले कि तुम अपने बचपन का दिखाओ मुझे, बचपन में तुम क्या करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बचपन की जब कोई चीज़ें देखना चाहता तो अच्छा लगता है। मैं स्ट्रोक वर्क में पत्तियां वगैरह बनाता था। बोले ये तो बेहतरीन है यार, इनको करो तुम। मतलब ये पीसी लिटिल जी उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा इसको करो तुम, ये स्ट्रोक लगाते तो मास्टरपीस स्ट्रोक। किस सन से स्टार्ट हुआ ये, मतलब ये किस सन का किस्सा है लगभग अप्रॉक्स आसपास? हाँ, 79 के समथिंग आपको पीसी लिटिल सर ने कहा कि इस तरीके से आप काम करना स्टार्ट करें। हाँ, हाँ, हाँ। और जो उन्हें नहीं पसंद था उसके लिए मना कर दिया। बहुत ठीक, तो बड़ी पेंटिंग में ठीक कलर लगा था, बोले मत करो, तुम्हारे हाथ में बहुत फ्लो है, इसको हार्ड मत करो, सिंपली। अच्छा, मजे के बाद वो जो स्ट्रोक लगाता था, आज भी मेरे पास उस तरह की चीजें रखी हैं जो मैं बचपन में करता था। मतलब बचपन में 8th 9th 10th में। तो 65 मैंने आईजीडी कर लिया था। आईजीडी में जिज्ञासाएं थी तभी तो मैं कर पाया, वरना आईजीडी उस टाइम कौन, इतने गांव के स्कूल वाला बच्चा कौन जानता था। अगर उस टाइम पे तो आईजीडी बॉम्बे करते थे लोग, जॉब करने लगते थे। हाँ, जॉब करने लगते थे। बिल्कुल ठीक बात है। 65 में चला गया आगरा कॉलेज, तो वहाँ करके आ गया। ये सब पुरानी बात हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। तो लखनऊ में जब मैं आ गया और पहली बार मैंने 3 पेंटिंग दी और तीनों ही सिलेक्ट हो गई। ये सबसे बड़ी बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, कुछ नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे सिलेक्शन हुआ, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद चलने का दौर शुरू हो गया मेरा। चलने का दौर में लगातार पेंटिंग करने लगा। बीच में लोग, लिटिल साहब का सहयोग हमेशा रहा मुझे, उनका सहयोग रहा, बाद बाकी और किसी टीचर का सहयोग नहीं रहा। फिर किसी ने हमसे कहा कि तुम करते रहे हो यार, एक काम करो कि क्लासेस शुरू कर दो पेंटिंग के।
तो हमने क्या बताना, हमको आता भी कहाँ, कि तुम शुरू करो। तो मैंने 1-2 स्टूडेंट लेकर के शुरू कर दिया। उसमें मेरी कई स्टूडेंट हैं जिनको नेशनल में वर्क भी सिलेक्ट हुआ और काफ़ी नाम फेम भी उनने कमाया। अनीता नारायण जिनकी डेथ हो गई है। किनका? अनीता नारायण। अनीता नारायण, हाँ, डेथ हो गई, उनका नेशनल वर्क सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे तो मेरा भी वर्क 3 बार सिलेक्ट हुआ है, 91, 93 और 97। 3 बार नेशनल का सिलेक्शन है मेरा। अब मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो मरने वाला नहीं था। वो कुलबलाता रहता है तो कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। मैं चला गया। मैं एक बार इधर गया दुधवा की तरफ, तो वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर मुझे इतनी भाई कि मैं वहीं जाके रह गया कुछ 15 दिन, बहुत टाइम रह गया दुधवा नेशनल पार्क, हाँ, के पास। थारुओं का गांव था। उनके कल्चर को देखा, उनको समझा और कुछ ड्राइंग की, स्केच यहाँ चला आया। फिर मैंने उन पे पेंटिंग बनाई, करीब 35 पेंटिंग मैंने थारू हमने के इस बहाने, और उनकी बहुत बुरी हालत थी। लूट खसूट उनकी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो धान जो पैदा करते थे वो फ्री में लोग लूट के ले जाते थे। एक कटोरा दिया एल्युमिनियम का, एक 50 किलो धान लिए जा रहा है। उनकी स्थिति को देख के मुझे लगा कि इन पे काम करना चाहिए यार, ऐसे तो पेंटिंग में करते ही रहूँगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो मैंने शो किया। मेरे 1-2 कुछ लकी हूँ मैं, रानी रामकुमार कमला भार्गव और हबीबुल्ला स्टेट के हमीदा हबीबुल्ला से मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए इस पेंटिंग के चलते। तो मैंने कमला भार्गव जी से कहा, मैडम से, नवल किशोर स्टेट, कि हमारा एग्जीबिशन कराओ। बोले ठीक है, मैं उनसे हमीदा मैडम से कहती हूँ, उनका हॉल है। तो तैयार हो गई। तो उनका यही हजरतगंज में उनका हॉल है, हमीदा हबीबुल्ला स्टेट में। तो मैंने उसको ठीक कराया और इनॉग्रेशन उन्हीं से कराया और मेरा शो हुआ। मैं और कहीं शो के लिए नहीं भागा, एकेडमी जाऊँ, यहाँ जाऊँ। पहला शो मेरा 1 मैन शो वहीं हुआ और उस समय मौजूद थे और लेटेस्ट साहब। इनॉग्रेशन उन्होंने किया। उस दिन मजे की बात थी, ईद थी। तो अच्छा ही हुआ, जो लोग आए वो सब ईद भी, वहाँ सेवैयाँ भी खा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, मेरी एग्जीबिशन भी देख रहे थे। वो था दोनों चीज़ें। तो बड़ा मजा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। शो मेरा ठीक रहा। अब बिकना बिकाना तो हम नहीं जानते, वो कहानी मेरी नहीं, मेरा शो हो गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, पेपरों में आया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमें जिज्ञासा हुई, ये तो हो गया यार कि हमने उनके ऊपर शो कर दिया, गवर्नमेंट जाने, उनका फोटोग्राफ गवर्नमेंट के पास चले गए। उन्होंने भी देखा। तो 1-2 लोगों को हमारे पास वो भी आया कि ये तुमने ये थारू जात के बारे में कैसे इतना जानते हो। तो हमने, मैं उनके साथ रहा हूँ, तभी मैं उनकी कल्चर पर काम कर पाया। फिर बहुत फिर अंदर से कीड़ा काटा, यार कुछ और करो। तो पेंटिंग में मेरा पहला जो था वो क्रिस क्रॉस वर्क था, कलर लगा के उसको क्रॉस करना। तो नेशनल का निकला, मैंने फॉर्म भरा। हमारी सेंटर में ललित कला, ये इसमें सेंटर में उसकी एग्जीबिशन हुई थी, साइंस सेंटर और ये दोनों मिला के एग्जीबिशन हुई थी। उस समय शायद कौन सेक्रेटरी था मुझे नहीं मालूम है, शायद अखिलेश निगम थे, कौन था मैं नहीं जानता। उसमें मैंने वही क्रिस क्रॉस वाला वर्क रखा था जो सिलेक्ट हो नेशनल। उसमें अवार्ड मिला था शायद संजीव, वो आदिया साहब को मिला था या किसको मिला था, शायद उसमें अवार्ड उनको मिला था। और संजीव सिन्हा था, वो उसका वर्क भी सिलेक्ट हुआ। और भी लोगों का वर्क सिलेक्ट हुआ था। अब ये सिलेक्ट होने के बाद नेचुरली ये स्वाभाविक सी बात है, किसी भी न्यू कमर के लिए जो कॉलेज से नहीं है तो उसके लिए एक अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। मेरे इतना ही बहुत था। खैर उसके बाद एग्जीबिशंस कहाँ हुई इतना हमको ध्यान नहीं रहता है, अगर कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा। उसके बाद
समिति भवन में मैंने सोलो किया, फिर आपके ललित कला अकादमी में भी सोलो किया, और आपका सोलो मैंने यहाँ भी किया। लगातार उस समय से सन 70-71 से लगातार कुछ काम चलता रहा, पेंटिंग्स आपकी सिलेक्शन होती है। तो कौन से वो कुछ खास शो हैं जिनमें कुछ कलाकार रहे हों जिनके साथ आपके शो रहे हैं, वो कोई खास शो जिनके बारे में आप कुछ याद हो और इनके बारे में बताना चाहेंगे? बात है। एक वो है दिल्ली में मेरे पास कॉल आई कि आप अपना काम दे दीजिए, और मैं अभी भी नहीं जान पाया वो कॉल किसने की थी। किसी ने मेरा काम देखा था, तो उसकी वजह से उन्होंने कॉल किया था। एक बहुत बड़ा ग्रुप था कंट्री लेवल का, सिंगानिया, डालमिया, ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। मैंने अपना काम दे दिया उनको। तो उसका यहाँ पे हुआ है कनाट प्लेस में एक होटल है, अगर मेरे बायोडाटा में उसका नाम, तो बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। उसमें शो हुआ। उसमें तो मैं तो उनमें ज़्यादातर नाम तो सुना था, लेकिन उनकी शक्लें नहीं देखी थी, ना मैं उनको पर्सनली मिल जैसे कैसे नाम सुने थे आपने? हाँ, नाम जैसे सुने थे। उसमें सारे थे, अंजलि इला मेनन, और आपके राम कुमार साहब, हुसैन साहब, सूजा तो थे नहीं उस समय, लेकिन रजा, इंडिया के मतलब क्या, वो दिग्गज उन आर्टिस्टों के बीच में थी, पेंटिंग टंग गई। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि इन आर्टिस्टों का नाम भर सुनने के बाद लोग उनसे मिलने को तरसते। मेरा शो था, मैं उनके शो में शामिल था, जिसका कैटलॉग मेरे पास है। वो तो सुपर डुपर शो गया। उसमें थोड़ा सा पब्लिक का जाना मना था, वहाँ पुलिस वगैरह बिठाई हुई थी। पब्लिक के लिए जो बायर थे, या ऑक्शन टाइप का शो था, या एग्जीबिशन कम ऑक्शन। हाँ, उसमें आर्टिस्ट को भी अलाउ नहीं किया था, लेकिन मुझे स्पेशली अलाउ कर दिया था उन्हें, पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं जानता। उस शो में को मैंने देखा है, ये आर्टिस्टों को कुछ एक को देखा वहाँ, शायद परिश्रम थी या कोई और था, या आपके अंजलि थी ही, मैं पहचानता नहीं था। ये सारे आर्टिस्ट उसमें मौजूद थे। हाँ, वो सिद्धार्थ, जो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं, वो मौजूद थे। वो आज भी मुझे जानते हैं, तो वहीं से सिद्धार्थ, जो मिस्टर शुक्ला जी के दामाद है। और तो अभी भी दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। वो मुझे बहुत, मतलब वो आज भी वो उतना ही मानते हैं जितना तब। तो शुक्ला जी से कैसे संबंध है आपके, कैसी जान पाए? नहीं, शुक्ला जी से हमारे संबंध नहीं बन पाए। कई शोज में आए, लेकिन संबंध नहीं बन पाए। अच्छा, बात नहीं होती आप? नहीं, बातचीत हुई, लेकिन वो जैसे संबंध होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग बना लेते हैं, उतनी हमको नहीं आती है। वो कलाकारी हमको नहीं आती कि हम किसी को कैसे प्रभावित कर पाए, उससे मेरे संबंध बन पाए। नहीं है हमारे, आज भी नहीं है। अच्छा। तो ये 2 शो तो बहुत ही बड़े थे। एक कैंप बड़ा महत्वपूर्ण था, जो जिमखाना क्लब में हुआ था दिल्ली में। जिमखाना क्लब के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल बात है। किसी आम आदमी का अंदर जाना ही मुश्किल बात, बिना मेंबरशिप के अंदर जा ही नहीं सकता। उसमें मेरा कैंप हुआ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आर्टिस्ट तो उसमें बहुत सीनियर नहीं थे, लेकिन वहाँ कैंप होने का मतलब ये अच्छी बात होती है। तो बहुत कुछ बातें याद नहीं आती हैं। लखनऊ में, मतलब अभी तो हम दिल्ली गए, दिल्ली से आपकी एग्जीबिशन देखी, कुछ बड़े शो देखे, राम कुमार और राजा, सब लोगों के काम आपके साथ आपने शो किए, अंजिला एलेवन, बाकी सारे आर्टिस्ट और भी जो हैं, जोगिन चौधरी। अब हम लोग लखनऊ में आते हैं लौट के, तो इतने टाइम से लखनऊ को आप देख रहे हैं, सन 70-71 से। तो अभी जो यहाँ कुछ एकेडमीज़ हैं, जो गवर्नमेंट एकेडमीज़ हैं, तो उनको, अगर उनके बारे में आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि अब अभी आपको क्या लगता है देख के
कि और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगर इस तरीके से फर्स्ट तो ऐसे, या ये कह सकते हैं कि अभी उसको कैसे देखते हैं, अगर अभी देखना है और आपको उसके लिए कुछ बोलना हो तो कैसे देखते हैं आप उसको? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही बोला जा सकता है। उसको जो किसी एक बाद में फंस गई है एकेडमी। कौन सी वाली एकेडमी? दो हैं यहाँ पे। नहीं, सेंटर की बात मैं नहीं कर रहा, स्टेट वाली जो हमारी राज्य एकेडमी। हाँ, वो बाद में फंसी हुई है। कहने का मतलब आर्टिस्टिक कम हो रहा है, धार्मिक ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कोई शब्द, थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल शब्द है, नहीं कह सकते। लेकिन आपको लगता है कि आर्ट के ऊपर होना चाहिए, आर्ट के ऊपर होना चाहिए, बाकी चीज़ों को गौर करनी चाहिए उनको, क्योंकि बाकी ऐसे देखना चाहिए कि बहुत पहले जब स्टार्ट हुई आर्ट तो इसी से ही स्टार्ट ही हुई थी। हाँ, इसी से, यानी कथानक से पहले भी एक गड़बड़ी थी जिसको मैं आज जरूर बोलूँगा। पहले होता था कि स्टेट अकेडमी की एग्जीबिशन होती थी, अवार्डों की जब बात आती तो पता चला एक एक आदमी 5-5, 6-6 अवार्ड लिए पड़ा। रूल्स नहीं थे ना पहले, रूल्स बाउंडेशन नहीं थी, जैसे नेशनल होता था। हाँ, तो नेशनल पे पहले ये बाउंडेशन नहीं थी कि आपको कितनी बार नेशनल मिलना है। हाँ, तो कुछ समय बाद ये रूल्स तय हुए कि एक आर्टिस्ट एक नेशनल लेगा केवल लाइफ में। उसके पहले नहीं थे, अब उसके पहले एज बाउंडेशन नहीं थी। अब आपको 25 के पहले आप भर नहीं सकते। पहले बीएफए 3rd ईयर या 4th ईयर का बच्चा भी भरता था। तो समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, चीज़ें होती हैं, वो तो समय के साथ बदलती हैं चीज़ें। उसमें थोड़ा सा वही लगता था कि परिवर्तन की जरूरत है, थोड़ा सा आपको दिखाई देता है कि अब थोड़ा सा हमें आर्ट पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल आर्ट पे बात करनी चाहिए, जिससे थोड़ा प्रोग्रेसिव चीज़ें हों, प्रोग्रेसिव चीज़ें और चीज़ों को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। करो, लेकिन उतना नहीं करो कि हर एग्जीबिशन में वही चीज़ डाल दो, एक ही तरह की चीज़ डाल दो, वो ठीक नहीं है। आर्टिस्ट तो स्वतंत्र होता है। तो एकेडमी का काम नहीं है वो हो सकता है कि दूसरी संस्थाएं कर सकती हैं अपने लिए। हाँ, संस्थागत तरीके से किया जा सकता है, वही है ही है। मेनली एकेडमी ना करे, एकेडमी ना करे, एकेडमी और दूसरी बात एक चीज़ हमेशा करती रही, कॉलेज वहाँ हमेशा हावी रहा एकेडमी में, स्टेट। अभी तो कई सारे कॉलेज हो गए लखनऊ में, तो मैं उसी एक ही कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज हमेशा हावी रहा, एक्चुअली उन्हीं की मोनोपोली चलती रही। वहाँ कोई भी चेयरमैन हो, वो कहते 1911 का कॉलेज है, कुछ तो प्रभाव रहेगा ना। हाँ, वहीं से स्टूडेंट हैं, वहीं से आर्टिस्ट हैं। नहीं, फिर कहाँ से लाएंगे वो, कहाँ से यार? हाँ, ये तो हम मानते हैं इसी बात में, लेकिन अब थोड़ा सा उनको और भी बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं हमारे गांव देहात में भी, इंटर कॉलेज पढ़ाने वाले टीचर भी होते हैं जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया। किस चीज़ में? उनका वर्क आया, सेलेक्ट नहीं हुआ या कुछ और हुआ, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा उनके साथ। एकेडमी भी चाहिए कि वो जैसे थोड़ा ये चाहिए। ज्यूरी लेवल पे बात कर रहे हैं। ज्यूरी तय करेगी ना ये तो। हाँ, ज्यूरी तय, ज्यूरी कहाँ से आएगी? ज्यूरी जो ललित कला जिनको वो किनको लेती है, जिन उनके आधार पे, ललित कला के आधार पे जो बहुत सटीक बैठते हैं, वो ज्यूरी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि वो संस्थान है अलग, और वो ये तय करेगा कि उसकी ज्यूरी कौन होगी। ठीक है, वो करें अपना, तो वही तो है। चलिए छोड़िए, अभी क्या है स्थिति? अभी तो ठीक है ना, और सुधार करना चाहिए। मतलब आर्टिक कल्चर पूरा जो हमारे उत्तर प्रदेश की कल्चर है, इसके बहुत सारी चीज़ें, ब्रिज की कला है, और भी चीज़ें हैं आपकी इधर क्या बोलते हैं, आपके अवध क्षेत्र की फोक आर्ट को संरक्षित करना चाहिए, साथ करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न और है, सवाल स्टेट ललित कला पे ही बात चल रही है हमारी, तो स्टेट ललित कला में अभी पिछले साल से ललित कला को भातखंडे जो अभी संस्कृति यूनिवर्सिटी जो अभी बनी है गवर्नमेंटेड, उसमें ललित कला एकेडमी को एज ए इंस्टीट्यूशन की तरीके से जोड़ा गया। अब ललित कला में बीएफए की क्लासें होती हैं, यानी कोर्स होता है बीएफए का पिछले साल से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक ललित कला एकेडमी अब वो एक स्कूल, एक एकेडमिक लेवल पे चलाएगा, वो एजुकेशन एकेडमी बना दिया उसको।
तो उस अच्छा नहीं। तो उस एकेडमी होना चाहिए था, जैसे कि हिंदी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, हाँ, संस्कृत वो एकेडमी, अपने काम करें ना, उस फील्ड के कलाकार हो वहाँ। हाँ, कलाकार हैं, कलाकारों की रखें, उस एजुकेशन कॉलेजेस का काम है, उनको दे दो भाई। जैसे आर्ट्स कॉलेज का काम है, हाँ, वो उनको दे दो भाई। मतलब आपका ये मत है कि बेहतर था कि आर्ट्स कॉलेज को अटैच किया जाता, हाँ, क्योंकि वो एजुकेशन संस्थान है। संस्थान है, या और कोई कॉलेज वो चाहे जैसे, लेकिन कॉलेज को ही होना चाहिए। क्योंकि अब आर्ट्स कॉलेज का नाम इसलिए भी आ रहा है कि वो ज़्यादा पुराना है या गोल्डन टाइम निकले हैं लोग, वहाँ से ही सारी चीज़ें अब रहा है। 1911 में स्थापना होने के बाद उसने कई दौर देखे, अच्छे बुरे हर तरीके के मिडिल। तो अगर पहला प्रेफरेंस होना चाहिए था तो वो आर्ट्स कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। तो ललित कला का जो ललित कला को जो इंस्टीट्यूशन के तौर पे शामिल किया गया है, उससे मतलब संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? कोई दो खास वजह उसकी जो भाई, ललित कला और यूनिवर्सिटी का काम है एजुकेशन देना, और न की बात वो करना, एजुकेशन पेंटिंग वो करते हैं, वो अलग बात है। ललित कला का में जो ललित कलाएं हैं हमारे प्रदेश की, उनको प्रमोट करना, न कि उनको लेकर के वहाँ पढ़ाई लिखाई, मतलब उसकी कला और कलाकार का संरक्षण और उसको लेके बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जो उसका काम है वही करे केवल, वही करें। अच्छा, तो ये खास वजह हुई उसकी? बिल्कुल खास वजह है। वहाँ अगर इसको स्कूल खोल दोगे तो ललित कला नाम हटा दो, ललित कला स्कूल कर दो, ये कॉलेज कर दो, इस तरह हटा दो। तो यही एक वजह है कि अब ललित कला में चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। इसको इतना ये विध्वंसात्मक कार्रवाई है, हम तो इसे बहुत खराब मानते हैं। और दूसरा एक और है चीज आती है कि अब वहाँ पे गैलरी, जो पहले गैलरी थी, आपने गैलरी देखी होगी, एक पहले गैलरी थी जिस तरीके से बनी हुई थी, फिर उसको रेनोवेशन के नाम पे या कि दोबारा अच्छा कुछ बनाएंगे इसके नाम पे दोबारा उन्होंने क्रिएट किया। तो अब जो क्रिएट किया है, अब जब जाते हैं आप, तो आपको वो क्रिएट किया हुआ जो स्पेस है वो उसको कैसे देखते हैं? अब बहुत खराब तरीके से, वो हवा हवाई है, वो गैलरी रही नहीं गई। पहले मैंने जब पहले गैलरी थी वो भी ठीक थी, फिर सतीश चंद्रा साहब आए, उन्होंने उसका रेनोवेशन किया, वो बेटर हो गई, वो एक्चुअली लगने लगा कि हाँ आर्टिस्टों की जगह है और ये अच्छी हो गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको वो एक वैसे बना दिया गया, वो होता ना बारादरी टाइप की, और बारादरी यही है तो हाँ, तो प्योरली बारादरी बना दिया, जैसे कि उसमें कपड़े टांगने की जगह हो गई, वहाँ कपड़े की एग्जीबिशन हो गई, ये सब करने के लिए बना दिया गया उसको। और आर्टिस्टों के मतलब कि गैलरी जो होती है, लाइट सिस्टम, ये सब वहाँ सब खत्म हो गया, तो है ही नहीं, गैलरी है रही नहीं, तो उसकी क्या बात करें। अब उन्होंने गैलरी खत्म की, अब एजुकेशन डाल देंगे, अब कल वहाँ कुर्सियाँ मेज पड़ जाएंगी और बच्चे आके वहाँ पढ़ाई शुरू कर देंगे, बोर्ड टंग जाएगा, टीचर अपॉइंटमेंट, ये धंधेबाजी शुरू हो जाएगी। अभी अब जो नए बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जो वहाँ से निकल रहे होते हैं, उनसे बात होती है कभी? ऐसे कुछ बच्चे थे, मतलब बात होती है, कभी लोग मिलते हैं कि मैं कहीं से पास आउट हूँ या कुछ हूँ, या इस तरीके, कोई दिल्ली से पास आउट है, कहीं मिलते हैं बच्चे कॉलेज के, किसी भी कॉलेज के, अच्छा, पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ मिलते हैं ऐसे लोग? हाँ, मिलते हैं। कैसा लगता है आपको कि आर्ट एजुकेशन भारत के लेवल पे अगर हम देखें नहीं है, तो किस तरीके से चीज़ें? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टीचर्स को भी सोचना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट तो सब करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की परिभाषा नहीं मालूम उन्हें। एब्स्ट्रैक्शन जब फॉर्म होता है किसी चीज़ में, चाहे रियल वर्क हो कुछ ही, जब एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म होता है तो उस एब्स्ट्रैक्शन को इतना अजीब तरीके से डालते हैं जिसका मीनिंग नहीं निकलता कुछ भी। तो बच्चे नहीं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हैं ना, बच्चे किसी संस्थान में जाते हैं, वो आपका लखनऊ आर्ट्स कॉलेज हो, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो, मद्रास हो या शांति निकेतन, कोई भी आर्ट्स कॉलेज हो, उसका एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस में वो बनाना सीखते हैं, यानी पहले देख के बनाना सीखते हैं उसको, प्रॉपरली उसकी स्टडी करते हैं, यानी रियलिस्टिक अप्रोच के आर्ट वर्क को सीखते हैं, फिर उसको तोड़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन तो कॉलेज में तो होता ही नहीं है,
नहीं। है ना। तो ये तो कॉलेज की बात ही नहीं, हम तो केवल कॉलेज के बारे में बात करें कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं तो अब वो किस तरीके की आर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। क्या आपको लगता है जो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही किस तरीके से सोचती है, वो कितना आगे है वो? अब कितना आगे जा रही है तो मैं क्या बोलूं उनके लिए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा मंजी साहब, जो एक भूख है आर्ट, पहले जो आर्ट के प्रति भूख थी वो खत्म हो गई। कैसे? जो भूख थी, जब आदमी सिर्फ सोचता था एंथुइज्म है, एस्थेटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टूडेंट सोचता था और कभी वो गालिब को पढ़ता था। तो आपको कैसे लगता है कि अभी उसके पास भूख नहीं है? नहीं, वो भूख कन्वर्ट होगी, उनको ये लग रहा है जल्दी इस काम कैसे बेचें। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों को ये नहीं लगता था, मतलब जैसे मैं समझ पा रहा, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पहले लोग काम बेचने के लिए करते थे या जल्दी बेचने के लिए करते थे। क्लियर है? हाँ, सच बात है। लेकिन अभी अगर पुराना जितना भी आप देखते हैं उठा के, जिनके अभी आपने बीच में नाम लिए कि इनके 700 हुए मेरे, उसमें से कोई एक सिंगल आर्टिस्ट नहीं है जिनके काम बेचने के लिए नहीं जाते थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो कर रहे थे, जिस टाइम पे विगनर थे वो। है? आप हुसैन के बारे में आपने जिक्र किया। हुसैन इंदौर में पढ़े 1 ईयर, उन्होंने छोड़ दिया और 1 ईयर छोड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पे महाराष्ट्र गए और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर में बेंद्रे साहब, उनके अंदर में भी थोड़ा सा काम किया और वो फिर उन्होंने बहुत सारा काम किया, बैनर का, पिक्चर्स के पोस्टर्स बनाना, चीज़ें करना। तो इनकम के साधन के तौर पे एक कलाकार कुछ करेगा, ये क्लियर हुआ? तो काम कैसे कर पाएगा? मतलब कुछ करेगा वो। अगर वो जॉब उसने, अगर उसको चूज करना है कि मैं जॉब करूं या मुझे पेंटिंग ही करनी है, स्कल्पचर ही करना है, कुछ करना है, तो वो कुछ व्यवस्था बनाएगा कि नहीं बनाएगा खाने की? अरे मैं मजीद साहब एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप कॉलेज में आ गए, अगर मैं सर्विस न कर रहा होता तो स्टूडेंट की बात चल रही है, जो स्टूडेंट निकला है। नहीं, अभी तो आप इन लोगों के बीच में आ गए जो स्टूडेंट थे ही नहीं कभी। इनका जिक्र इसलिए किया है कि आपसे स्टूडेंट के लिए ही पूछा है कि एक स्टूडेंट, एक जो पास आउट होते हैं, आपने कहा कि उनके पास भूख नहीं है उतनी, और वो बहुत न्यूली पैसे की तरफ भागते हैं पेंटिंग बेचने के लिए। तो बात यहाँ चल रही थी। नहीं, दोनों बातें। देखिए, एक बात है नेचुरली सही बात है, एक बच्चा एडमिशन लेता है और वो खर्चे नहीं निकाल पा रहा है कॉलेज के, तो कुछ न कुछ तो करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा और करना चाहिए, वो तो जरूरी है। बिना उसके वो न कैनवास खरीद पाएगा, न रंग खरीद पाएगा। दूसरी बात ये, जहाँ तक ये भी समझ सकते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस उसका है किसी चीज़ को जनरेट करने का, चीज़ें जुटाने का, वो तो एक्सपीरियंस के तौर पे ही रहेगा। आप कैसे उससे कहेंगे कि जाओ वहाँ से एक कैनवास, एक रॉ कैनवास लखनऊ में लेके आओ? उसको पता कैसे चलेगा रॉ कैनवास कहाँ मिलेगा लखनऊ में? नहीं, वो तो कॉलेज में ही जो सीनियर्स हैं बता ही देंगे। हाँ, तो जाने के बाद ही पता चलेगा ना उसको, कहीं किसी से जुड़ के ही पता चलेगा। नहीं, बात तो यहाँ दूसरी हो रही है ना। अभी तो उसके सर्वाइव करने की आप बात कर रहे हो, सर्वाइव करने की बात कर रहे हो, तो ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को। सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ अर्न करना पड़ेगा, बिना उसके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी पर रहना कि हम जल्दी से हुसैन बन जाएं, जल्दी से तैयब मेहता बन जाएं। नहीं, तो वो जो हुसैन थे वो जा चुके हैं, अब हुसैन दूसरा हो नहीं सकता है। हाँ, नहीं, तैयब मेहता कोई हो सकता है, समझ में नहीं आता। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना समझ पा रहे हो। यही तो मोस्टली स्टूडेंट की फीलिंग यही है कि वो पहले यहाँ लखनऊ और कलकत्ता के स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। वहाँ जो कलकत्ता के जो आते हैं आर्टिस्ट, न्यूली स्टूडेंट आते हैं, वो 100% इसी पर रहते हैं कि वो पहले तो फीलिंग उनकी होती है कि उनकी एजुकेशन है शांति निकेतन की है, एक फीलिंग रहती है। दूसरी जो यहाँ से जाते हैं वो एक अजीब से माहौल है,
जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का पढ़ा हुआ एक शांति निकेतन एक जगह बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं। मैंने आँख खुद देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। किस प्रकार की है दृष्टि? ये इनकी एजुकेशन तो बहुत खराब टाइप की है। कॉलेज, इस कॉलेज से निकले उस कॉलेज में एजुकेशन कहाँ है? ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो रहा है। शांति निकेतन का कुछ ऐसा सिलेबस, शांति निकेतन का तो कुछ ऐसा सिलेबस है नहीं जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज या कहीं दूसरे का नहीं। लेकिन हमने जो बातचीत करते हुए देखा, गेस्ट हाउस पहले था तो बातचीत करते हुए देखा है, तो यही देखा मैंने। अच्छा, अब उनको छोड़ दीजिए आप, मैं रॉ मटेरियल किसी कॉलेज से नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ। अच्छा, हम कॉलेज से हैं, आज भी हो रहा है। क्या आप कॉलेज से हैं? वो आप कॉलेज से नहीं है? अच्छा, ये आज भी हो रहा है, जबकि वो सब बाधाएं मैं सीमा तोड़ चुका हूँ। मतलब ये आपको अब लगता है जैसे अभी लगभग भारत के हर जगह शो में, भारत के हर जगह लगभग बड़े सबके साथ शो, हर चीज़ जो एक आर्टिस्ट के साथ होती है वो सब हो चुका। तो अब अगर आपको कोई ऐसे सोचता है, ऐसे कोई कभी सुनने के लिए यहाँ वहाँ से मिलता है, या कोई डायरेक्टली भी बोलता होगा, जो भी है, क्या समझ में आता है उसको लेके? क्या लगता है अब कि मतलब आपको लगता है कि इसकी नीड इतनी है भी कि हम देखिए पहले तो बहुत कुछ लगता था, अब कुछ नहीं लगता। अब कुछ नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि ये बचपना है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो होना था हो गया है, हो गया है। अब तुम देखो भाई, तुम कॉलेज से हो, हाईली एजुकेटेड हो, सब कुछ, अब तुम देखो। और रह गई मेरी बात, तो मैं तो कर्म पथ पे हूँ, चलता जा रहा हूँ। मुझे अब वो नीड नहीं रह गई कि मेरे पास ये हो वो हो। तो लखनऊ में इतने साल से रह रहे हैं आप, एक लंबा समय बिताया लखनऊ में, कौन से आपको आर्टिस्ट समझ में आते हैं कि जो काम कर रहे हैं या जो पहले काम करते थे, जिनको आप पसंद करते हो या ना भी पसंद करते हो? ऐसे कुछ आर्टिस्ट जो जिनको आपको जो जिनके बारे में लगता है कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो कम से कम काम कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से लखनऊ रिप्रेजेंट होता है एक भारत के स्केल पे? भारत के स्केल पे बड़ी बात है। कुछ लोग लगे रहे, आर्या साहब बहुत मेहनत करते, उनका जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो उसे मॉडर्न शैली को क्या कहो, जो पेंटिंग मैंने देखी वो अपने में लाजवाब है और बेमिसाल है। मैं पर्सनली बहुत वो मुझे बहुत मानते थे और बहुत अच्छे रिलेशन थे। घर भी गया तो हाँ ऐसे नहीं गले लगते थे और बहुत अच्छी तरह। ये ऑयल जो काम करते थे वो मुझे दिखाते थे, कहते देखे आप। अब मैं क्या बताऊँ, वो हैं इस लेवल के आर्टिस्ट थे कि उनके बारे में कह सकता हूँ। वर्तमान में राजेंद्र का काम मुझे बहुत पसंद है। राजेंद्र प्रसाद काम बहुत पसंद है, क्रिएटिव किया है उन्होंने बुद्धा के ऊपर। क्रिएटिव वर्क पसंद होता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जैसे खुद मिस्टर माजिद तुम्हारा काम जो है वो इंटरनेशनल जो पैरामीटर है उस पर काम कर रहे हो, मुझे इसलिए पसंद है। तो राजेंद्र सर का जो आप अभी बता रहे हैं काम देखा, राजेंद्र सर लखनऊ के एक वरिष्ठ सीनियर कलाकार हैं, वॉश पेंटिंग के जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके काम में कौन सी खास चीज़ें आपको पसंद आती हैं जो आपकी रेटिना को ऐसी चुभ जाती हैं कि बहुत खुश हो गई? पहली बात तो उनकी सोच एक सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने जिस तरह काम, देखिए वॉश करते उनका वो टॉप क्लास क्वालिटी है। वॉश उनका नो डाउट, वो वॉश में हम हमेशा देखते रहते हैं, चाहे जो भी आर्टिस्ट हों, मिश्रा हैं एक दिल्ली के, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हों, मैंने वॉश में देखा, वो अपनी उस दायरे को तोड़ नहीं पाए कि वो चिड़िया बना दी, घोंसला बना दिया और औरत बैठी है उसके कंधे पे चिड़िया बैठा है, इस तरह का मनिहारे बंजारे। तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट राजेंद्र सर पेंट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं, पहले कभी करते हूँ, अब नहीं। उनके काफ़ी सारे काम ऐसे। हाँ बहुत किए हैं, वहीं से तो निकल के इस पे आए। वो जो पहले तरह का जो वॉश पेंटिंग थी, वॉश सब्जेक्ट हुआ करते थे, वो राजीव मिश्रा यही करता रहा। वो आज वो निकल ही नहीं पाया। तो राजीव मिश्रा जो हैं अभी
अभी हाल में ये उनका निधन हुआ है। तो लेकिन लास्ट के एक लंबे समय से लगभग 1 दशक मान सकते हैं आप, लाइन वर्क कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कुछ एक्रिलिक से काम किया 1 दशक से, क्योंकि 1 दशक का लगभग उन्होंने काम दिखाया है और उन्होंने देखा है उनका काम। तो वो वॉश पेंटिंग बहुत पहले करते थे। जनरली उन्होंने जो काम किए वर्कशॉप में या इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही काम करते देखे गए वो। तो काम होती है। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत प्रयोगात्मक तरीके से काम किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं जहाँ भी काम देखा है, कलकत्ता के आर्टिस्टों को देखा, दिल्ली मिश्रा जी का काम देखा, और भी वॉश के जो आर्टिस्ट हैं उनका काम देखा, तो वो होता है कि हाँ एकदम टच करे दिमाग को और आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, 10 मिनट रुके तब आगे बढ़े काम को देख करके। ये नहीं कि एकदम आया सामने खड़ा हुआ, एक सब्जेक्ट देखा और उसे मालूम है कि वॉश ऐसे की जाती है, वॉश का तरीका ही होता है, उसको देख वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद की एक क्वालिटी है, एक विशेषता है, उनके काम के सामने लोग रुकते हैं और सोचते हैं कि आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है, कुछ क्या नया दिया है। तो उनका काम में ये विविधताएं हैं और जितना मैंने देखा है वो उसका आर पार नहीं। अभी फिलहाल मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं जानने वाले, जिनको मैं जानता हूँ वॉश के आर्टिस्ट, उनके बराबर में खड़ा होने वाला कोई नहीं है जो मेरी जानकारी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ कलाकार जो लखनऊ के कलाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सर, जो वॉश पेंटिंग के एक बड़े कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। तो अभी आप राजेंद्र सर के बारे में, उनके काम के बारे में कह रहे हैं कि आपको काम बहुत पसंद है उनका, और वो काम जब उनका लगता है तो लोग रुक के देखते हैं। उनके पहले लोग वॉच करते थे, उनके गुरु हाँ, गुरु आर्या जी, उनके काम के बाद अभी राजेंद्र सर के काम आप देखते हैं। तो आप जब दोनों लोगों के काम आपको देखना है, आपने दोनों लोगों के ही काम देखे हैं, ये अभी देख रहे हैं और आर्य साहब के काम आप देखते रहे हैं लगातार, क्या चीज़ें आपको सब्जेक्ट के तौर पे लगती हैं या मीडियम के तौर पे लगती हैं या कुछ एस्थेटिक सेंस के तौर पे देखते हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ अलग हो? देखिए, पहले वाले काम जो हैं राजेंद्र के वैसे ही हैं जैसे आर्या साहब करते थे, और आर्या साहब का वॉश तो है ही है, और जो लाइन वर्क है, बहुत स्पष्ट बोलूँगा मैं, लाइन वर्क जो है आर्या साहब का और राजेंद्र प्रसाद का, दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे जब फेस की लाइन डालते हैं, जब वो जॉ के पास, कान के पास लाइन आती है आर्या साहब और राजेंद्र प्रसाद की, दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। मैं बुराई नहीं करूँगा, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी लाइन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा, होती नहीं है, किसी को भी नहीं लगेगी, लेकिन मैं देख पाया इस बात को कि लाइन उनकी रुक जाती है। अच्छा, ब्रेक होती है उनकी लाइन। हाँ, कान के पास की। अच्छा। ये राजेंद्र में नहीं है, ये उनकी गुणवत्ता है। अच्छा। और चिन की लाइन है, चिन की लाइन से ही तो जुड़ा हुआ है ये लाइन, टोटल यहाँ से वहाँ। हाँ, वो जुड़ी हुई है वो लाइन। आपका कहना है कि राजेंद्र सर की जो लाइन होती है वो शार्प होती है। हाँ। और आर्या साहब में देखिए, शार्प होने में 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि एक जगह जाके चिन डबल होने लगती है, और वहाँ पर अगर सिंगल लाइन हो और सिर्फ शार्प हो तो मज़ा नहीं आता। ब्रश स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए जो फीलिंग दिलाए कि यहाँ चिन यहाँ डबल हो रही है, और वो बात राजेंद्र प्रसाद के काम में है। विषय के तौर पे कैसे देखते हैं काम? विषय के तौर पे देखिए, आर्या साहब को एक काम तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो उन्होंने कंटेम्प्रेरी किया था, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सॉरी, किया था, जो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उसका मुकाबला कहीं नहीं है जो मैंने देखा है। किस सीरीज की? राजेंद्र सर की? नहीं, आर्या साहब, उसका कोई जवाब नहीं। वो अपने में कैसे कर गई मुझे नहीं मालूम, इतना
फिगरेटिव वर्क करने के बाद एक बैक इस काम को उठा लेना अपने में एक अद्भुत बात है उनकी। वो एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। मैं तो देख के दंग रह गया, हमें क्या आदिया साहब इस तरह का काम भाई ज़्यादा मैंने देखा, कॉलेज से उतना अटैच नहीं रहा, कहाँ होगा किया होगा और भी, लेकिन एक उन्होंने बहुत काम किए हैं और सब्जेक्ट के तौर पे भी और आकारों की सरलता के तौर पे वो हाईएस्टली उनके काम गए हैं लास्ट। हाँ, वो बहुत किए होंगे। उस काम को मैं देख के आज ही कह सकता हूँ पूरी इंडिया का, पूरी दुनिया में उस तरह का काम कहीं नहीं है और शायद ही कोई निकाल पाए। वॉश में नहीं निकाल सकता, एक्रिलिक में निकाले या ऑयल में निकाले, वॉश में नहीं निकाल सकता, ये संभव हमको लगता नहीं है। राजेंद्र सर के काम हो गए एक सीनियर कलाकार के तौर पे। इसके अलावा इनको देखते हैं और तो आपको बहुत चाइनीज आते हैं तो क्या कहें, वॉश में तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता मुझे। वॉश के अलावा की बात करें, देखिए जो सीनियर कहलाते हैं किरण राठौर के काम कैसे लगते हैं आपको? किरण राठौर तो प्रिंट मेकिंग में है, लेकिन काफ़ी प्रोग्रेसिव वर्क उनका, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल हो, काफ़ी प्रोग्रेसिव वर्क है उनका, रहा है, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन होता क्या ना कि पता नहीं पारिवारिक स्थितियाँ या क्या, वो सेंटर में भी काम अभी भी कर रही हैं। अपने काम में जो एक और चेंज आनी चाहिए इतना सीनियर होने के बाद वो नहीं कर पाएंगे। जैसे किस तरीके के? जैसे ह्यूमन ट्री बनाती थी वो, ह्यूमन ट्री बनाती थी, अच्छे हैं, बढ़िया काम है, बहुत सुंदर काम है उनका, लेकिन मेरी उनसे बड़ा बहुत अच्छे रिलेशन है। मैंने कहा भी उनसे कि थोड़ा सा और आ जाओ, एब्स्ट्रैक्शन में आ जाओ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन में और आ जाओ तो शायद और अच्छा कर ले जाओगी। लेकिन व्यक्ति फंसा होता है, निकल नहीं पाता है, एक चीज़ को पकड़ के चलता है, उसी में लगातार वो काम करता रहता है। लखनऊ में आप इतने साल से रहे, 1980 तो रहे, बहुत सारे कलाकारों के साथ रहे आप, तो यहाँ ये सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जयकृष्ण अग्रवाल सर, तो उनसे आपने कुछ सीखने के लिए मिला आपको? कुछ नहीं, सीखने जैसी चीज़ कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। हाँ, उनसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो ये जरूर चाहे थे कि उनका एग्जीबिशन था कि मैं उसे देखूं और कुछ कमेंट करूं। अच्छा। तो कुछ ऐसा मौका नहीं पड़ा। आपने अपने काम को लेकर उनसे कभी बात की? हाँ की। वो तो क्या उन्होंने कहा आपके काम को लेकर? जो कर रहे हो वो कहीं और नहीं है, करते जाओ और बहुत अच्छा कर रहे हो और बड़ी मेहनत कर रहे हो, लगे रहते हो अब और ऐसे ही लगे रहो। काम बहुत अच्छा है जो कर रहे हो, कहीं और नहीं दिखता, ये उन्होंने कहा। तो बड़ा मतलब अप्रिशिएट के तौर पे किया है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और अप्रिसिएशन एक जो दिवंगत आर्टिस्ट हैं सतीश चंद्रा, उनको वो अपनी ही तरीके का काम करने वाले आर्टिस्ट थे। ज़्यादातर लैंडस्केप किया उन्होंने। लैंडस्केप किया, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैंडस्केप जैसे कि लोग बनाते हैं डिटेल वर्क, लेकिन उनका एक टेक्निक थी कि चौड़े ब्रश से काम करना, चौड़े ब्रश से काम करना और पेड़ों की टहनियों को निकालना, उनके ब्रांचेस को निकालना, उनकी अपनी एक शैली थी और वो थोड़ा इफेक्टिव वर्क था। इफेक्टिव वर्क और बहुत अट्रैक्टिव वर्क करते थे वो। और ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, मेरे घर भी आए हैं, वो काम भी देखा है मेरा, तो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ अच्छे आर्टिस्ट थे। ऐसे अंदर से कैसे थे हमारा कोई इतना संपर्क नहीं रहा, मैं बता नहीं सकता, लेकिन आर्टिस्ट में यहाँ आर्ट की ही बात हो रही तो मैं यही कहूँगा अच्छे आर्टिस्ट थे। और जो लखनऊ में जो अभी काम कर रहे हैं जो कलाकार, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, हाँ, उसमें एक वो आर्टिस्ट है, क्या नाम है, नाम नहीं याद आता है, जो अभी प्रजापति, क्या नाम है उसका, वो लड़का एक भी चाइना गया, जो बहुत है प्रैक्टिकल वर्क करता है, वो भी अच्छा है। चाइना गए शत्रुघ्न गुप्ता? हाँ, ठीक है काम, हमको लगता है उसका काम है। वो तो अभी चाइना में ही है। चाइना में ही है, हाँ। तो
इसका काम मुझे अच्छा लगता है। और सिनेमिक में 2-3 लोग हैं, एक उसका क्या नाम है उस लड़के का, सितांशु मौर्य। हाँ सितांशु मौर्य, और उसके भाई अंजू पालीवाल। अंजू पालीवाल जो कि चंडीगढ़ से है, वो भी लगी रहती है, अच्छा है। और सितांशु का भी काम बढ़िया है, मतलब ठीक अच्छा काम है। मतलब आपको लगता है कि ये जो कलाकार जिनको आप बता रहे हैं ये लखनऊ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अवधेश जी का काम कैसा लगता है आपको? अवधेश जी का काम मैंने पहले तो देखा नहीं, जो एक देखा वो मेरी समझ में नहीं आया। अभी तो लगातार कुछ काम कर रहे थे, है अभी तो लगातार कुछ काम कर रहे थे। है नहीं, वो उसे देखने का मौका नहीं मिला। एग्जीबिशन करें देखें तो नहीं, एग्जीबिशन तो उन्होंने की है कि मैं देखने का मौका। तो आपको मतलब आप गए नहीं कि इनवाइट नहीं हुए? इनवाइट नहीं। अच्छा, इनवाइट नहीं किए गए होंगे आप, तो हो सकता है भूल गए हों। तो जो भी है मैं नहीं जानता। तो वो तो बतौर कला समीक्षक और कलाकार के रूप में वो काम करते हैं। तो कभी आपके काम पे बात हुई उनकी कि उन्होंने काम देखा हो, आपका बात हुई हो? नहीं, उनको काम न तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। और उनकी समझ से मैं थोड़ा आर्ट से अलग हूँ। कैसे? पता नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। मैं क्या बोलूँ, थोड़े उनके हमारे विचार अलग हैं, वो अलग रहते हैं, हम अलग। अच्छा, विचारिक रूप से थोड़ा सा मतांतर है। हाँ, मतांतर है। और लेकिन फिर भी मतांतर अपनी जगह है, लेकिन एक लंबे समय से कोई कलाकार काम कर रहा होता है। टोटल एक होता है कि एक आदमी पहले से बना लेता है कि व्यक्ति ऐसा है, आर्ट इसकी ऐसी, और ये कुछ नहीं जानता, ये जानता, दोनों में बातें होती हैं। अच्छा। तो वो उस तरह की है, हमारा उनसे उतना नहीं है। और मैं जहाँ तक काम की बात करूँगा, स्वयं मस्जिद का काम मुझे अच्छा लगता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सीनियर आर्टिस्ट उमेश कुमार सक्सेना जो इस टाइम पे लगातार अभी एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। कई सारी सीरीज़ पे उन्होंने काम किया हुआ है और रेगुलर तरीके से शो करते हैं। तो उनके आप अभी काम देख रहे हैं? देख रहा हूँ। तो उनके पहले के काम, अभी के काम जब आप देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है उनके काम को लेके? जहाँ तक उमेश सक्सेना की बात है, जो उनके पहले के काम थे, जो स्टोन वगैरह करते, हिल वगैरह जो करते, जिसमें स्मूथनेस थी और जो उसमें आर्टिस्टिक टच था, अभी के काम में उनके बिल्कुल नहीं। मतलब जो पुरानी जो उनकी सीरीज़ थी 80-90 की, 1980-90 की समथिंग की जो उनकी सीरीज़ थी, 80 की सीरीज़ थी। तो जिसमें वो पहाड़ बनाते थे सॉफ्ट तरीके से, ऑयल में ज़्यादातर स्टार्टिंग के कुछ टाइम के काम थे उनके, वो काम ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। नहीं, अट्रैक्ट में उसके बाद थी, अभी तो वो थोड़ा डेकोरेटिव हो। अभी मैंने काम उनके देखे थे, गोल्डन रेड लगाया, गोल्डन लगा दिए, डेकोरेटिव काम है। अच्छा, क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा हो गई है? क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, वही है ही, क्राफ्टी काम हो गया, क्राफ्टी काम हो गया। इसलिए मैं चूँकि न तो क्राफ्टमैन हूँ और न क्राफ्ट के वर्क के नज़दीक जाता हूँ। तो आर्टिस्ट की, जहाँ आर्टिस्ट की बात होती है, उनका आर्टिस्टिक काम पहले का बहुत अच्छा है और वो मुझे पसंद भी था। तो आपके काम को लेकर उनको कैसे विचार होते हैं? बात हुई कभी आपकी? नहीं, मेरे काम को लेकर कभी उन्होंने कोई बात कही नहीं, न बातचीत होती है। वो अपनी विचारधारा के अलग ही व्यक्ति है। तो काम को लेके आपस में कोई बात नहीं होती है किसी से, आप उनसे, मतलब उमेश कुमार सक्सेना जी नहीं बात कर रहे हैं? नहीं होती है, वो करना पसंद नहीं करता शायद, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, कभी चर्चा ही नहीं हुई तो मैं कैसे बता दूँ। और आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और लगातार नेशनली जो भी दिग्गज कलाकार हैं सबके साथ आपके लगातार शो होते रहते हैं और हुए हैं। तो ऐसी स्टेज पे आके फिर जिस जगह, जिस शहर में आप रहते हैं और आपस में ही अगर काम को लेके बात ना हो तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी बात? मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या संवाद जरूरी है या नहीं है? संवाद बहुत ज़रूरी है।
बिना संवाद कुछ होता ही नहीं। लेकिन लोग खुल के सामने तो आए, अगर मन में अंदर ये लिए रहेंगे यार ये तो ऐसे ही है, कॉलेज से तो है नहीं, उनका पहला वचन यही होता। तो हर इंसान कॉलेज से नहीं हो सकता है ना। हाँ, हुसैन साहब भी नहीं थे, बहुत है, बहुत लोग हैं। हाँ, अभी बहुत बड़े नाम हैं। अंदर उनके फीलिंग आती है ऐसा, तो वो थोड़ा सा अपने को अलग कर लेते हैं। अच्छा, कई इसलिए एकेडमिक तरीके से अलग कर लेते हैं। एकेडमिक तरीके से तो अलग चीज हो गई भाई। एकेडमिक तरीके से आप कॉपी जांचने तो नहीं जाएंगे। हाँ, वो तो अलग फील्ड होगी ना। हाँ, अलग फील्ड होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सच बात ये है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या जादू कर रहे हैं आप? बर्दाश्त से उनको नहीं लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, या मेरे बारे में आर्टिस्ट में कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ। हाँ, तो चूंकि मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है वो ना, तो जैसे मैंने आपको कैटलॉग दिखाया, ये कैटलॉग उनके सामने कभी गए ही नहीं। नहीं तो ये तो संवाद के जरिए बात होती है। कभी बैठे हों आप तभी बात होगी ना। हाँ, कभी कि भाई मेरा ये शो, मेरा इनके साथ शक्ति वर्मन के साथ या जोगिन चौधरी के साथ शो है, इसमें फरहद हुसैन है, ये है वो है, सारे लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अंजलि लैला मेनन है, सारे लोग काम कर रहे हैं। यही तो बर्दाश्त नहीं आता उनको, इनके साथ ये कैसे जा सकते हैं? तो वो तो किसी के साथ भी जा सकते हैं ना। ये है, ये तो हमारी सोच की जो का ग्रेस है कि हम अच्छा सोचें और जो काम एक्चुअली कर रहे हैं उनको हम अच्छी निगाह से देखें। लेकिन नहीं उनको है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हमको सबको, मुझे सब अच्छे लगते हैं। जो कुछ कह जाते हैं उल्टा सीधा, तो उनको मैं छोड़ देता हूँ, जाओ भाई। अच्छा, खुश रहो अपने में। और कौन किन आर्टिस्टों को आप देखते हैं सीनियर आर्टिस्ट में लखनऊ के? लखनऊ में मैंने 2 नाम तो 3 नाम तो बता दिए, और कोई कहीं कोई काम ही नहीं कर रहा है। शिवालक जी, वो स्कल्पचर के हैं। केवल पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल आर्ट की, लखनऊ के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हैं, सेरामिक आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट तो मैंने बताया, सारे आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो आपके उदयराज का काम भी ठीक है स्कल्पचर में। स्कल्पचर में क्या काम उनके ठीक लगते हैं आपको? देखिए, उसमें जब आपकी बात हुई, आपने उनके काम पे बात की? हाँ, बात किया मैंने, बात की उससे, बात किस तरीके का? अभी तो वो एरोटिक फॉर्म्स में उनके हाँ, वही उसी काम की बात, वो थोड़ा चेंज है और अट्रैक्टिव भी है और इम्प्रेसिव भी है। तो वो एक अलग, एक ट्रेडिशनल वर्क से अलग हटके वो, जैसे शिव आलेख जी का काम है, थोड़ा ट्रेडिशनल है और अपने में बहुत मजबूत काम है उनका। मेरे साथ तो उनके शो भी हो चुके हैं, शिव आलेख जी के साथ मेरे शो भी हो चुके हैं। अच्छे इंसान है, बढ़िया काम भी बढ़िया है। और उदयराज का काम थोड़ा सा वही है, उसी तरह का है। कौन से कलाकार आपके खास मित्रों में आते हैं, जो इनसे खास मित्रता हो? कौन से कलाकार आते हैं लखनऊ में? बड़ी विचित्र सवाल कर दिया है। मित्र तो सभी हैं, शत्रु कोई नहीं है। जो शत्रु वाले मित्र, शत्रु वाले मित्र की बात नहीं कर रहे हैं। 2 तरीके के लोग, एक तो होते हैं कलीग्स, ठीक है, कि आप मिल गए और कभी आना हुआ या कभी ऐसा हो गया तो चलो इनवाइट कर। एक होते हैं मित्र जिसको हम अपनी बात बता सकते हैं। तो वो जो खास मित्र जिसको हम अपनी बात बता सकते हैं, राजन, तो कुछ खास कोई किस्से बताइए, कुछ जो आपकी आर्ट से रिलेटेड हो या आपकी जर्नी से रिलेटेड हो, जो आपके बीच का राजन को मेरा काम बहुत पसंद है और मेरे साथ कई शोज में और कई कैंप में एक साथ रहा। जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जहाँ मुझे नहीं मालूम, वहाँ वो मुझे बुला लेता है, और जहाँ वो नहीं जा पा रहा है मैं उसे बुला लेता हूँ। और घर भी आना जाना है, उठना बैठना, खाना पीना भी। कोई एक किस्सा साझा कीजिए, कोई मजा आ जाए ऐसे लोगों को सुन के कि हाँ भाई ये इनकी मित्रता का एक खास किस्सा है, तो लोग याद रखें उसको हमेशा। एक घटना सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार घटना है वो। एक कैंप चेन्नई में था, तो हमसे ये कहा गया, सुधांशु जी ने कहा, और एक मेल आर्टिस्ट को आप ले आइए।
साथ में किसी को, तो मैंने राजन का नाम प्रपोज कर दिया। अब दिक्कत ये है कि राजन का नाम प्रपोज कर दो, एक दिन में वॉश करके आदमी कैसे कर सकता, पॉसिबल नहीं है। एक दिन में वॉश नहीं कर सकता, ये मैं जानता था, बट ही इज द ग्रेट। मैं यहाँ से रंग बाहों से मिल गए थे, ब्रशेज ले गया था। यू कांट बिलीव, उस बंदे ने 9 बजे काम शुरू किया, खाना खाने के टाइम नहीं खाना है, चाय पीने के टाइम नहीं पिया, पूरी रात काम किया, पूरी होल नाइट काम किया और 4:30 बजे बिल्डिंग उतार दी, एक्लिप्स उतारी, लेकिन वॉर स्टोन पे। दिस इज द ग्रेट। मैंने उसको सैल्यूट किया, यार तुम हो, मानना पड़ता है, क्योंकि मैंने उससे इतना कहा था, कोई इज्जत की बात है ये। एक रात में तुम्हें काम। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इन्हीं थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ हम लोग। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आर.एस. साक्या की जो आर्ट वर्क हैं, जो वो पत्ती को पेंट करते हैं नेचर में, उसके ऊपर हम बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेनली जो स्टार्टिंग के टाइम में जो सबसे पहले बीच में एक बात स्टार्ट हुई, तो अब हम बात कर रहे हैं आर.एस. साक्या की जो आर्ट वर्क हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में। मोस्टली साक्या सर की जो पेंटिंग्स हैं वो ऑयल कलर में पेंट करते हैं। और इनका सबसे इंटरेस्टिंग जो किस्सा है कि पत्ती कैसे स्टार्ट हुई उनकी जर्नी की, जब उन्होंने ये पत्ती स्टार्ट की बनाना। तो 1980 के टाइम पे जब साक्या सर का लखनऊ आना हुआ, तो इसके बाद की जर्नी सर बताएंगे कि कैसे वो एक टाइम आया कि सर की बात हुई और सर ने पत्तियां बनाना स्टार्ट की, कैसे बचपन को रिलेट करती हैं उनकी पत्तियां, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कौन सा ऐसा मोमेंट था आपका जब आपको लगा कि आपको पत्ती बनाना चाहिए, या किसी से बात हुई आपकी, जो भी किस्सा हुआ आपका। देखिए, मैं नेचर का प्रेमी तो बचपन से ही था। क्रिकेट में डूबा रहना भी मुझे होश नहीं, मैं कब से बाई बर्थ समझ लीजिए। मैं चाहे सरसों का खेत हो, मटर के फूल, जो बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले मटर के फूल थे, जिसमें सारे रंग होते हैं, मैं वहीं से बचपन से शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनको मैं मेरे अंतर में था। लेकिन वो आर्टिस्ट का होता ना कि जैसे कि हम देखते रहें फलाने आर्टिस्ट क्या बनाते हैं, फलाने आर्टिस्ट क्या बनाते हैं, गगननाथ टैगोर, चेतनदास मजूमदार क्या बनाते हैं, तो कहीं उस तरह की काम करता रहा मैं। लेकिन जब यहाँ लखनऊ आया, मैं बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाता था, काफ़ी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाता था, और साथ में ये भी थोड़ा थोड़ा काम करता था। तो पीसी लिटिल साहब ने हमसे ये कहा कि तुम ये दिखाओ कि तुम सबसे पहले करते क्या थे, तुम्हारा मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तुम कुछ देखें, तुम्हारा बाई बर्थ तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है, बचपन के काम दिखाओ। हाँ, बाई बर्थ तुम्हें क्या मिला है, वो गॉड गिफ्टेड क्या है, वो मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा हम दिखा देंगे। तो मैंने जो और आर्टिस्टों की जो कॉपी कर रखी थी, तो उनके फेस या उनका कुछ भी बना रखा था मैंने, वो दिखाया। बोले कि नहीं, तुम घर में बैठ के ड्राइंग पेपर पे क्या करते, ड्राइंग कॉपी पे क्या करते थे। तो मैंने दिखाया, ये सरप्राइज। बोले कि तुम तो बाई बर्थ तुम्हारे हाथ में ये स्ट्रोक है, लिटिल साहब ने बाई बर्थ तुम्हारे पास एक स्ट्रोक है। मतलब बचपन में जो काम थे उसमें पत्तियां बनी थी। हाँ, पत्तियां बनी, हाँ, वाटर कलर से बनाता था मैं, गिटार का ट्यूब आता था, उसी से और गोल ब्रश से मैं स्ट्रोक लगाता था, पत्तियां बनाता रहता था। मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छा लगता था। जब लिटिल सर से आपकी जब मुलाकात हुई, जब बात हो रही थी उस टाइम पे, यानी 1980 के टाइम पे, हाँ हाँ, तो उस टाइम पे आपके काम में फिगर्स जो कि कैटलॉग में देखे जा सकते हैं, बहुत सारे कैटलॉग हैं जिनमें आपके काम लगे हुए हैं, तो उसमें फिगर्स हैं। हाँ, फिगर हैं, बनाता था। फिगरेटिव प्लस पत्तियां एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते थे उस टाइम पे। कभी मेन सब्जेक्ट नहीं था? नहीं, मेन सब्जेक्ट कभी नहीं। मेन सब्जेक्ट रहा आपका 1980 से? हाँ, उसके बाद ही मुलाकात होने के बाद। हाँ, उनसे मुलाकात होने के बाद 84, 83, 84, 85 में मैंने काम शुरू कर दिया था। छोटी पत्तियां बनाना शुरू, पहले बड़ी पत्ती बनाई। बड़ी पत्तियों में उनके
काफ़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी, उसमें मैं उस क्रिस क्रॉस करता था, पत्तियों में बना के लाइन डालकर उन्हें क्रॉस कर देता, फिर लाइन डालता था। अच्छा। तो वो एक अलग तरह की उसमें गेटअप आता था जो अट्रैक्ट करता था लोगों को, और मैं अपनी बात कह भी लेता था। अभी तो वो काम करना बंद कर दिया। तो जब लिटिल साहब से मुलाकात बोले कि तुम्हारा ये बचपन में तुम्हारे हाथ में मूवमेंट है तो उसको क्यों नहीं डेवलप करते हो? तो मैंने वो काम करना शुरू किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और फिर स्टडी की मैंने, स्टडी ये कि रंग और ये भाई रंग के बिना तो पेंटिंग हो नहीं सकती है। स्टडी मैंने बहुत की है, जैसे कि उसी स्टडी में ये भी शामिल है कि रंगों के भी अपने राग होते हैं। रंगों के अपने राग होते हैं। तो पहली बार जब मैंने बनारस से पब्लिश एक किताब थी, मैंने पढ़ी, रंगों के राग होते हैं, उसको मैंने अध्ययन किया। तो उसमें 3 राग मेरे सामने आए, मजेस्टा राग, कुसुम्बी राग और मजेस्टा, कुसुम्बी, एक और है, 3 राग मेरे मैंने पढ़े। उन तीनों रागों को स्टडी किया। तो उनमें होता क्या है, ये अनुराग के ही पार्ट हैं। इनको मैंने पढ़ा तो उन रागों के आधार पे मैंने काम करना शुरू किया इन्हीं छोटी स्ट्रोक में। और जब मैं इनमें काम कर रहा था उसी समय मेरे सामने ये आया कि रंग जो उसी में मैंने डाला आपका ये रेनबो कलर्स, 3 सब्जेक्ट सामने आए। एक राग, रंग और स्वर। राग, रंग और स्वर। रंग 7 रंग के, स्वर 7 हैं। और क्या भी मैंने बोला, राग, हाँ राग 7 ही मैंने रखे, 2 राग छोड़ दिए, विभत्स और रौद्र। विभत्स और रौद्र 2 राग मैंने छोड़ दिए। ये 7 राग मैंने लिए, उनको शामिल नहीं किया। उस पर मैंने पेंटिंग बनाई, उस पर जो काम किया मैंने, उसी का एक नेशनल सिलेक्ट भी हुआ था। स्वर 7 से लेकर 7 तक, रंग, रेनबो, इन और आपके इनका राग, इनका मैंने तालमेल बैठाया। पेंटिंग में बतौर सब्जेक्ट जब आप पत्तियां केवल ड्रॉ करते हैं और पत्तियों में कहीं झाड़ हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं एक पर्सपेक्टिव में जाके जो फिगर्स हैं जो पहले बड़े होते थे अब वो छोटे हो गए, इन फिगर चलते हुए दिखाई देते हैं, कहीं रास्ते में पनिहारन जा रही है या जो लेडीज़ जा रही हैं, तो वो जो पर्सपेक्टिव है जिस पे आप जब ऑफलाइन हमारी बात हो रही थी पर्सपेक्टिव पे, तो उसको आप देखते कैसे हैं? फर्स्ट तो ऐसा, और दूसरा ये जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो क्या माइंड में चल रहा होता है, किस तरीके की चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है, क्या है पर्सपेक्टिव को आप कैसे अपनी पेंटिंग्स में लेते हैं? पर्सपेक्टिव तो नॉर्मल चीज़ है कि हम लोग पढ़ते ही हैं कि हाँ वेनिशिंग पॉइंट होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, वो तो बहुत कॉमन सी बात है। सब आर्टिस्ट उस पर काम करते हैं, मैं भी करता था। लेकिन बीच में हुआ क्या कि मैंने डाली की पेंटिंग देखी और सरलिज्म को, सररियल काम को समझा। मैंने सोचा कि वो तो स्थूल वर्क है उनका, क्या हम नेचर में सरलिज्म डाल सकते हैं? ये मेरे दिमाग में आया। अच्छा। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जब ये बात दिमाग की, यही बात सच है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था क्या उस सरलिज्म को हम नेचर में डाल सकते हैं? सल्वर डॉली तो डाला है ना पहले से, हैं? सल्वर डॉली के जो काम है जिसकी सरलिज्म की आप बात कर रहे हैं, उसने तो यूज़ किया है किसको? नेचर में ही। हाँ नेचर में, लेकिन स्थूल वर्क ज़्यादा है, घड़ियाँ वगैरह सब स्थूल है, नेचुरल है। तो नेचर में है, थोड़ा बहुत कहीं होगा, मैंने देखा भी नहीं, हो सकता है हो बहुत ज़्यादा हो। हाँ, तो मैं अपनी नेचर को, जिस नेचर में पेंटिंग करता हूँ, तो उसको डाल सकता हूँ क्या?
तब ये बात तब मैंने इस पर प्रैक्टिस किया तो फिर पर्सपेक्टिव आइसोमेट्रिक की बात आ गई। हम क्यों ना आइसोमेट्रिक की इसमें, जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ पहले आपको, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। सरलिज्म की बात हो रही है। अब आपने कहा कि मैंने सोचा कि वो जो सरलिज्म को मैं अपनी नेचर वाली जो मैं पेंट करता हूँ, पत्तियाँ ड्रॉ करता हूँ, उसमें डालूँ या ना डालूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्यों एक जो भारत में जो ज़्यादातर कलाकार रहते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको क्यों ऐसा लगता है कि वो सरलिज्म को यूज़ करें या वो ख्वाबात को यूज़ करें या जाके उसको क्यूबिज्म को यूज़ करें। वो तो अपने तरीके से यूज़ कर ही सकते थे। वो तो इतिहास हो गया, वो तो इतिहास की बात हो गई। या उस तरीके के मूवमेंट चले, वो एक मूवमेंट है। यहाँ भारत में भारतीय कलाकारों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो चीज़ यूज़ करूँ? चलिए ठीक है, आपने ठीक बोला है कि हाँ कि वो सरलिज्म डाली या वगैरह जो भी है उन्होंने किया, लेकिन एक जो थ्योरी होती है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट करने लगी अपने काम में। सच तो ये है, डाला नहीं लेकिन रिलेट करने लगी वो। कि मैं 10 किलोमीटर दूर की जो पत्ती बनाता था और वो 1 फीट दूर की भी, दोनों के साइज एक हैं, अटकते नहीं। तो मैंने खुद सोचा कि यह सरलिज्म हो सकता है, ये आभासी तौर पे आपको लगा? हाँ, आभासी तौर पर। फिर उसको मैंने प्रॉपर वे में, पहले बड़े फिगर बनाता, मैं क्यों छोटे फिगर बनाओ यार, लाइफ ही तो देना है, बड़े फिगर बनाए कि मैं क्या करूँगा। ये मुझे आभास हुआ कि ये सरियल काम है। तो कुछ और हमें विद्वान मिले जो जिन पे सरियल पे हमारी बात हुई, तो बात उन आर्टिस्टों की नहीं, उनकी कॉपी नहीं की मैंने, टच भी नहीं किया, बिल्कुल भी कहीं से छुआ भी नहीं। मुझे अपने काम में स्वयं लगा कि सरियल नहीं। फिर लोगों ने सरियल है, तो हमने लोगों से पूछा कि तुम्हें सिर दर्द नहीं होता, जितनी दूर की पत्ती बड़ी है, मतलब ये 5 किलोमीटर दूर की पत्ती साइज है, तुम्हारे नीचे के पैर की पत्ती है, तुम्हें सर दर्द? बोले नहीं लगता है। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। शायद मेरे काम में अपने तौर पे स्वयं ही सरलिज्म आ चुका है। मैंने खुद से नहीं डाला इसको, तो आभास हुआ कि हाँ ये सरियल तो काम मेरा हो सकता है। वो लोग न जाने न समझे, बात अलग है। सरलिज्म में जो फैंटेसी है काम में, वो अलग है। उसका केवल पर्सपेक्टिव से केवल लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं, वो एक टाइम पीरियड है जिसको हिंदी में हम अति यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। हाँ, अति यथार्थवाद, जिसमें एक ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट को, फिगर को हम अति, जो शब्द इसीलिए उसमें जुड़ा हुआ है, हाँ, है ना, उसको एक्स्ट्रा तरीके से उसको हम दिखाते हैं कि एक इंसान है। अब किसी ज़माने वो नहीं उड़ सकता था, लेकिन वहाँ उड़ रहा है। उड़ रहा है, वो भी हो सकता है कि किसी कुत्ते के पेट में उड़ रहा हो। ये एक पेड़ बना है और हो सकता है वो पेड़ बना, पेड़ जब देखेंगे आप तो लगेगा कि नहीं ये इंसान है, जब पास आके देखे तो नहीं ये पेड़ है। तो वो जो फैंटेसी थी जो काम, नहीं मैंने फैंटेसी को नहीं लिया, इसी वजह, वो एक पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो अलग बात है। आपने उसमें से जो चीज़ें ली हैं वो अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगा, आप सरलिज्म कहते हैं, अतिशयोक्तिवाद कहते हैं, अतियथार्थवाद कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ हद तक सक्षम हुआ अपनी बात कहने में, शायद उससे भी अलग हमारा काम हो। तो पर्सपेक्टिव पे क्या, जिस पे अभी हमारी बात हो रही थी पर्सपेक्टिव पे और लाइंस पे बात हो रही थी कि आप पॉइंट की बात कर रहे थे, तो पर्सपेक्टिव के बारे में बताएं, अपने काम के बारे में कैसे यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव आप? देखिए, एक मैं शुरू करता हूँ पेंटिंग को। सच बात यह है कि मैं ब्रश उठाता हूँ ना, पूरी प्रक्रिया बताइए आपके। एक काम है, ये कैनवास लगा हुआ है और आपको पेंटिंग करना है, तो अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी पेंट करने की? पहले तो मेरे दिमाग में कलर बैठते हैं, ठीक है, और मेरा मेन जो है मोनोक्रोम मैंने बहुत किया, मोनोक्रोम मैंने बहुत किया है और मेरा बहुत पसंद किया गया। एक कलर उठाया, पूरी पेंटिंग पूरी कर दी। कलर घोला, तैयार किया, ब्रश उठाया, लगाया,
और उसको आप करते चले गए। तो वो जब 3x4 का कैनवास है, कम से कम 7-8 इंच का जब टुकड़ा मैं कर लेता हूँ तो मुझे खुद दिखने लगता है ये पर्सपेक्टिव पॉइंट, ये वेनिशिंग पॉइंट होगा। उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, सोचूं तो अटक जाऊँगा, फिर वो कहीं ना कहीं मेरे सिर पे भारी लगने लगेगा और मैं काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो कंटिन्यू करता हूँ मैं, महसूस होता कि यहाँ पे झाड़ी होनी चाहिए तो मैं झाड़ी बना देता हूँ। और वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप फॉर्म्स आते चले जाते हैं। काम के साथ आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ता जाता है। हाँ, बढ़ता ही जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब मैं खुद भी समझ पाता हूँ ये बनाया कैसे। आधी पेंटिंग बन जाती है तो मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं कैसे बन गया, इतना डेप्थ ये अपने आप कहाँ से आ गई, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान पाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। और ज़्यादा देखूँ ना तो अटक जाता है। मतलब उस प्रक्रिया के आप नदी के बहाव के साथ साथ आराम से बहते हुए वो काम होता है। हाँ, तो अच्छा लगता है। नीचे आके उतना उत्तम मुझे लगता है ग्राउंड बनाऊँ तो मैं कुछ और कर लूँ, तब मैं दिमाग लगाता हूँ। ऊपर काम में मैं कतई दिमाग नहीं लगाता, करता ही चला जाता है। इसी में कहाँ पे पर्सपेक्टिव आया, सच ही है, बिल्कुल 100% ट्रूथ हुई है। कहाँ पर्सपेक्टिव आया, कहाँ आइसोमेट्रिक आया, मुझे नहीं मालूम। ये बाद में आइसोमेट्रिक जो बार बार शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक आया, उसको समझाइए आइसोमेट्रिक के बारे में। अपनी पेंटिंग के जो पर्सपेक्टिव में जो आइसोमेट्रिक और जो लीनियर पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे थे उसको आप बताएं। इसके लिए मैंने आपको एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, तो ये एक पेंटिंग है जिसमें हम समझेंगे, क्योंकि विजुअली समझ में आएगा। ये पेंटिंग ऐसे उठा दीजिए तो पता चलेगा। ठीक है। जो बहुत सारे इसमें विजुअल आर्ट के स्टूडेंट भी देखने वाले होंगे कि जब मैं पेंटिंग करता हूँ उसमें आइसोमेट्रिक या पर्सपेक्टिव इन दोनों को सोचता ही नहीं। वो एक जो भी शब्द बोला था, एक प्रक्रिया है हमारी ब्रश की, वो करती चली जाती है। जब मैं थोड़ी सी पेंटिंग के अंदर तक पहुंचता हूँ तब मैं देखता हूँ क्या बना। तो देखा कि हाँ, यहाँ पे वेनिशिंग पॉइंट आ गया। और आइसोमेट्रिक फॉर्म जहाँ तक जाती है 30-60 डिग्री की होती है, तो उसमें नॉर्मली 30 और 60 डिग्री ही चलता है। अच्छा, हाँ, उसी पर आइसोमेट्रिक चलता है। वो नेचुरल भी हो, और चूंकि नेचर से जुड़ा हूँ मैं, नेचर से और नेचुरल बना रहा हूँ। अगर ये और ज़्यादा सत्यापित हो सके कि हाँ ये 3x5 का एक बॉक्स है तो 3x5 का ही है, ये नहीं कि वेनिशिंग पॉइंट से लंबा खिंचता चला गया, तो वही आइसोमेट्रिक फॉर्म हो जाता है। कहाँ पे इसमें समझे? देखिए, यही देख लो, ये आइसोमेट्रिक हो गया आपका। और उसको फिर मैं ब्रेक करता हूँ वेनिशिंग पॉइंट से। वेनिशिंग पॉइंट लेकर के अगर ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। जैसे कि आप एक ड्राइंग करो आइसोमेट्रिक में तो कोना उठ जाएगा। वो प्रैक्टिकली मैं दिखा सकता हूँ, अभी करके ड्राइंग करके दिखा सकता हूँ ऐसे आइसोमेट्रिक। वो कोना ऊपर उठ जाएगा, बचेगा नहीं। और वो जब तक पर्सपेक्टिव नहीं करोगे वो सीधा बैठेगा, उसकी एक्चुअल शेप सामने नहीं आएगी। ये फर्स्ट टाइम कब शब्द आया आपके जहन में कि आइसोमेट्रिक? क्या मतलब जॉब के टाइम पे या जॉब कर रहे थे तब? नहीं, जॉब के टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा आया था। अच्छा, थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं आइसोमेट्रिक करता था, बिल्डिंग का आइसोमेट्रिक बनाता था, ब्रिजेस का आइसोमेट्रिक बनाता, पर्सपेक्टिव भी बनाता था। आइसोमेट्रिक इसलिए बनाता था, रेल बोर्ड तक जाता था, वो उसे नापा जोखी होती थी, एक्चुअल शेप और उसका मीटर मैं इस लाइक नहीं था कि दोनों डिफाइन कर सकूं। जब मेरी वंदना सहगल मिसेज वंदना सहगल से मुलाकात हुई तो उन्हें लगा कि आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब वो ये जानती थी कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट तो मैं भी था, मैं हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, मेरे पिक्चर मेरी क्लियर हो गई। और जब मैं कहीं इसको बोलता हूँ, वंदना सहगल जो कि आर्किटेक्ट हैं और एचओडी है, वो एचओडी और यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, और उनकी नॉलेज मुझे अच्छी लगी। तो मैंने
बात हुई कि सर मैं भी काम करना चाहती हूँ, थोड़ा पेंटिंग करना चाहती हूँ, गाइड मैं कर सकता हूँ। और तो मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया। अच्छा, बतौर गाइड भी रहे हैं आप? हाँ पेंटिंग गाइड, के? हाँ गाइड भी रहा हूँ। तो उसी समय उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था मेरी पेंटिंग के ऊपर। और उस आर्टिकल में सब कुछ जो उन्होंने लिखा उसमें सब कुछ क्लियर है कि कैसे मैं वैनिशिंग पॉइंट से शुरू होता हूँ, कैसे आइसोमेट्रिक पे आता हूँ, कब कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आता हूँ, फिर उसको कैसे मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव कॉम्बिनेशन बनाता हूँ मैं। तो साइड सरफेस को कैसे दिखाता हूँ और फ्रंट सरफेस को मैं कैसे दिखाता हूँ, ये बात उनसे डिस्कस करी। तो उन्होंने लिखा भी। अब इसमें ये नहीं कोई क्योंकि मैं ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई हो। अगर आप थोड़ा सा आर्किटेक्चर ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो आप इस प्रक्रिया का पार्ट हो गया वो। हाँ, पार्ट हो गया। और ये सब जगह, और लोगों को ये अच्छा लगा कि जिस साइज की पत्ती ऊपर है उसी साइज की पत्ती में नीचे, लेकिन आपके सिर पे नहीं आएगी वो, बल्कि ये छोटी है वो बड़ी है। ऐसा नहीं लगता मेरे से। आप ऐसे करके देख लो पेंटिंग में, दूर की चीज बड़ी बना के देख लो, वही चीज आप अपने पैर के पास छोटी बनाओ, सेम साइज की बनाओ, वो सर पे आने लगती है, आपको सिर दर्द पैदा कर ली। मेरी पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। वो शायद आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हो रहा है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से? हाँ, ऐसा लोगों ने माना है। अहमदाबाद में आर्किटेक्ट कॉलेज के लोग आए और भी दिल्ली में भी आए लोग इस तरह के, उन्होंने इस बात को खुद कहा कि आपकी पेंटिंग की खूबी है कि चाहे 10 किलोमीटर दूर की पत्ती हो, चाहे 1 फीट दूर की पत्ती हो, दोनों का साइज एक रहता है, लेकिन वो सिर दर्द पैदा नहीं करती, सिर पे नहीं आती। ये एक ऐसी बात है जो अभी हमें देखी नहीं गई। तो ये तो साकिया सर के आर्टवर्क के बारे में आप बात सुन रहे थे कि किस तरीके से अपने जो आर्टवर्क की जो प्रक्रिया होती है वो लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे काम करते जाते हैं, और धीरे धीरे काम के साथ साथ विचार, काम भी बढ़ता है और विचार भी बढ़ता है साथ में, और इस तरीके इसी प्रक्रिया में नदी के बहाव की तरह वो बहते जाते हैं और ये नई पेंटिंग एक बन के तैयार होती है। परफेक्ट। तो और इसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ आर्टिस्ट के बारे में हमने बात की, उमेश कुमार सक्सेना, अवधेश प्रसाद मिश्र, और के अलावा राजेंद्र प्रसाद सर के बारे में बात की, शिव बालक सर के बारे में बात की, शत्रुघ्न गुप्ता के बारे में बात की। तो इसी प्रक्रिया में क्या हम मतलब और कुछ आर्टिस्ट आप देखते हैं इस प्रक्रिया में, अगर जो लखनऊ के जो कलाकार रहे हों, जैसे आप नेचर से जुड़े कलाकार हैं, लखनऊ सैराटा आर्ट के नाम से भी बहुत सारा लखनऊ में काम हुआ, जिसमें नेचर को लेकर बहुत सारे काम हुए हैं लखनऊ में। तो इसाक, मोहम्मद इसाक के काम आपको कैसे लगते हैं? देखें उनके चीड़ के पेड़ बनाते हैं या कुछ बनाते हैं वो। इसाक को बहुत गहरी समझ है नेचर की, चाहे बादल हो, चाहे पहाड़ हो, पानी हो, पेड़ हो, अच्छी समझ है। उनकी एक मजबूरी है, मैं वहीं शुरू करूँगा। उनको आप समझाइए, मैंने भी कहा कुछ कंटेम्प्रेरी या इस तरह के काम करो, तो उन्होंने कहा मेरे घर की मजबूरी, मेरे पास 10 पेंटिंग का ऑर्डर है, वो मैं बनाऊंगा, ये सब करूँ। अच्छा, मतलब ऑर्डर पे बनाऊं मैं या हाँ, ये सब मैं करता फिरूँ, इसमें मुझे मिलेगा क्या? मेरी जरूरत पहले वो है, मैं उसको बदल के बाहर नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता। मेरे साथ बहुत लंबी बातचीत हुई और मेरा काम तो बिक ही जाता है, भले ही वो उस तरह का ना बिके जैसे कि बहुत महंगा बिके, आर्टिस्ट के तौर पे। हाँ, उस तरह मेरा बिक ही जाता है। और रह गई बात वो जो नाइफ वर्क या इस तरह का जो काम करते हैं, ये काम बहुत होता है इस देश में, बहुत होता है। पहले लखनऊ में ही भरा पड़ा रहता था, नजीराबाद रोड, कौन सी रोड कहलाती है, हर देखो दुकानें थी इसकी, अब बंद हो गई वो। अब मसूरी चले जाइए, मार्केट में भरा पड़ा है।
वो एक घराना टाइप का था जो इस तरह के काम करते थे और वो वहीं से फैलता चला गया। और वो नई वर्क सफेदा से वाइट लगाना, ये करना वो करना, ये सब करते चले। अब थोड़ी सी क्वालिटी बेटर की और एक्रिलिक और ऑयल लगाने लगे। पहले सफेदा से ही काम चला लेते थे, एक टाइम था ये लोग अच्छा, जो सफेदा आता है तो उसी से काम चला लेते तो ऑयल में एक्रिलिक ऑयल कलर की तरफ नहीं आते थे। काम उनका हो जाता तो उनकी पेंटिंग उठ जाती थी। तो इशाक की जहाँ तक बात आती उस आदमी में समझ बहुत है। और शकील सर के काम? हाँ, मोहम्मद शकील का शकील। नाम तो छूट ही गया यार। सीनियर आर्टिस्ट हैं लखनऊ और के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लखनऊ के उन खास कलाकारों में से भी एक हैं जो सीनियर कलाकार हैं, मोहम्मद शकील। इनसे भी लगातार बात होती भी है। तो उनके काम, आप उनके काम देखते हैं, उनसे बात होती है, तो क्या आपको क्या दिखता है, क्या समझ दिखती है? शकील साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनके काम मैं लगातार देखता हूँ। ऑयल से काम किया उन्होंने ज़्यादातर, अभी बीच में उन्होंने बहुत सारे एक्रेलिक से भी काम किए। हाँ, तो बीच में वो उंगली से करने लगे तो मेरी समझ में तो नहीं आया स्पष्ट बात में। वो अगर सुनेंगे तो कहेंगे क्या बोल दिया, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि वो मेरी समझ में नहीं आया। वो ये तो हो सकता है अरे साहब उंगली से काम कर रहे हैं, लेकिन आर्ट की बात रहे जहाँ तक रहे वो बात कहीं ना कहीं छूट जाती है, शार्पनेस उसमें खत्म हो जाती है। अभी वो कृष्णा पे काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सिद्धस्थ हैं, अपने तरह के मजबूत कलाकार हैं, वो करते हैं लगातार, बहुत मेहनत करते हैं। तो शोज भी होते रहते हैं उनके, हैं इंसान भी बहुत अच्छे। तो जो लखनऊ में जो पुराने जो आर्टिस्ट रहे, लखनऊ या उसको कहें कि लखनऊ घराना जो आर्ट सर्विस से निकला एक बड़े पैमाने पे, तो जो लोग वहाँ जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़े हैं, वो सीनियर आर्टिस्टों में, मतलब आपको क्या, किन आर्टिस्टों को आपने ज़्यादातर देखा काम करते हुए? नहीं, आई एम सॉरी, काम करते हुए तो मैंने एक बार सतीश चंद्रा को देखा था थोड़ा सा, आर्य साहब को काम करते हुए देखा, राजेंद्र के साथ तो मैं जुड़ा ही रहा हूँ, मेरे साथ उसने काम किया ही है। बात बाकी किसी को काम करते हुए मैंने ज़्यादा नहीं देखा, जुड़ नहीं पाया। हाँ, जुड़ नहीं पाया, सच बात ये है। जुड़ते थे, जाते आते थे, देखते। और क्या एक बात बीच बीच में समझ में नहीं आती है, क्या अभी भी इस तरीके की चीज़ होती है कि और तो लखनऊ में कि जो एकेडमिक क्वालिफाइड आर्टिस्ट जो होते हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड का मेरा केवल मतलब है जो जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जो कोर्स वर्क के ट्रेनिंग हुई है, उनको एकेडमिक ट्रेंड आर्टिस्ट के नाम के उसमें जाना जाता है। तो जो एकेडमिक जो आर्टिस्ट रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड जो आर्टिस्ट रहे हैं, उनके बीच में किस तरीके से छवि रहती है और जो सुनने में मिलता है, और केवल ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए वो चीज़ है, ये किसी भी और आर्टिस्ट जो अभी आ रहे हों और वो क्वालिफाइड ना हो, क्वालिफाइड उन्होंने मास्टर्स बैचलर नहीं कर रखा है, मास्टर्स नहीं कर रखा है, वो अपनी जगह अगर बनाना आज चाहें, बहुत अच्छा, तो क्या चीज़ें उनको समझ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है उनको? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किस तरीके से उनको देखते हैं लोग? उनको मानते ही नहीं और सीधे बोल देते हैं उनसे। मैंने खुद सुना है कि तुम नहीं कुछ कर पाओगे। अच्छा, किसने बोला ये? नाम नहीं ले सकता मैं। ये कई बार ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा हुआ, एक लड़का था सीतापुर की तरफ का, काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। हमने कहा जब वो यहाँ के आर्टिस्टों को थोड़ा था रेस्पेक्ट के तौर पे घूमता फिर रहा था, मिल रहा था वहाँ, एक फंक्शन था, तो आर्ट की स्पीच हो रही थी बेगम हनीमैन पार्क में, तो वो मतलब सबसे कह रहा था मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसे ऐसे मैं और क्या करूँ, कैसे सीखूँ। और वो चूँकि लड़का नहीं था, 24-25 साल, उसका एडमिशन भी नहीं हो सकता था। तो यही कहा, तुमने कहाँ सीखा, किससे से कहाँ पढ़े, ये वर्ड्स हैं जो मैंने सुने। नहीं, मैंने सीखा। अरे तो पहले कहीं सीखो जाके, कहीं ना इस तरह के कॉलेज में एडमिशन, कहीं और एडमिशन लो, प्राइवेट तौर पर एडमिशन, वो सीखो तब जानो, या किसी बड़े आर्टिस्ट के
कि सानिध्य में आ जाओ। और एक दो ने तो ये कह दिया, अरे जाओ दूसरा काम देखो ना, ये तुम्हारे बस का नहीं है, कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं, तुम कहाँ से कुछ कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगी आर्ट वार्ट। तो इस तरह के शब्द मैंने, वो मुझसे भी मिला, तो मैंने सिर्फ एक ही लाइन कही, आर्ट है, आर्ट तो एक ऐसी चीज है जो ना सिखाने से सिखाई जा सकती है, ना बताने से बताई जा सकती है, सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। तुम सिर्फ करते रहो, जो आज तुमसे कह रहे हैं वो कल नहीं करेंगे। लेकिन एक प्राइमरी टाइम पे गाइडेंस की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत। हाँ, यही मैंने उससे भी कहा था, तुम्हारे टीचर जो रहे हैं, अगर वो एमए भी है, बीएफए और एमएफए नहीं है, अगर मास्टर डिग्री उन्होंने कहीं रखी तो कहीं तो पढ़ा है ना उन्होंने, तो उनसे मिलो, उनसे प्राइवेट जो प्राइमरी गाइडेंस लो। तो बोले मैंने वो तो लिया हमने, और देखो। और क्या आपको लगता है कि जो गाइडेंस होती है, हाँ, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे साल कम कर देता है वो, आपकी जर्नी के, जहाँ आपको जाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि यही आर्ट्स कॉलेज वालों को प्रेफरेंस मिले, यही तो उन्हें सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल जो लोग सीनियर्स हैं, जो उनके सामने काम कर रहे हैं, उन्हें काम करते देखते हैं, और दूसरे जो नए आते हैं, जो कहीं काम तो कर रहे नहीं होते हैं, तो वो काम करते देखते नहीं है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और एक लंबा दशक हुआ है काम करते करते, 1980 से लेकर 2025। अब अगर आरएस साक्या को बताना है कि आर्ट ये है और इस तरीके से यहाँ पहुँचा जा सकता है, ये पहुँचने की ये है चाबी, तो कैसे बताएं, कैसे आपके शब्दों में लोग जाने? नहीं भाई, मेरे पास इसका कोई सूत्र नहीं, एक ही सूत्र है, काम करते रहो, बड़े आर्टिस्टों का काम देखते रहो, पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते रहो। जैसे मैंने सूरदास को पढ़ा, मैंने देखा कि आंखों के 6 रूपों ने बताया, नैना वे पखेरु भाई, नैना का पक्षी रूप, नैना कहो ना माने मेरो, उनका हठी रूप। तो उसको तुम ड्रा करो, उसको पढ़ो, उसको ड्रा करो, तो सूरदास जीवन तो इन चीजों की स्टडी करोगे तो हो सकता है कि कहीं किसी से बहुत ज्यादा तुम आगे निकल जाओ। लेकिन ये स्टडी तुम्हें करनी, विभिन्न किताबें पढ़ो, जैसे मैंने वांग में भी पढ़ा है, भारतीय वांग में भी देखा, रूप सौंदर्य को भी पढ़ा मैंने। तो इन चीजों को पढ़ो और बड़े आर्टिस्टों काम देखो, स्टडी करो, क्या करना चाहिए, उनसे मिलो, कोशिश करो मिलो, तो वो कुछ न कुछ एक लाइन, एक शब्द बोल के जाएंगे ना, उसको पकड़ कर। अब अभी हमने इतनी लंबी बात जो कर रहे थे, वो वरिष्ठ कलाकार आरएस साक्या जी से हमारी बात हुई, उनके काम को लेके, उनकी जर्नी को लेके, उनके जीवन को लेके बात हुई कि किस तरीके से मैनपुरी से, हाँ, मैनपुरी से लखनऊ का सफ़र स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुई, यहाँ आए, रेलवे में जॉब की, रेलवे में जॉब करने के बाद 1980 से एक कलाकार जो फोटोग्राफी के लखनऊ के दिग्गज कलाकार हैं, लिटिल सर, उन्होंने एक छोटी सी बात पूछी कि लाइए और कुछ बचपन के काम दिखाइए, बचपन में क्या बनाया। वहाँ से एक पत्ती निकल के आई, वो आज पत्ती पूरा भारत जान रहा है कि ये जो पत्ती बन रही है ये आरएस साक्या। उस पत्ती ने पहचान दी, उस नेचर ने पहचान दी, जिस नेचर से निकले हुए एक कलाकार, एक बड़े कलाकार के रूप में आरएस साक्या को जाना जाता है। इनसे इनकी जर्नी से ये जो हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइन आर्ट नहीं कर रखा है इस फील्ड में, और वो इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि मैंने तो कर नहीं रखा है, मैं कैसे फील्ड में आगे बढ़ूँ। हालांकि जब इस आप फील्ड को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत जाने माने कलाकार हैं भारत में जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं करके रखा है, वो एक टॉप क्लास आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साक्या सर के बीच में जो बात आ रही थी
वो हो रही थी बात रियाज को लेके, प्रैक्टिस को लेके, कि अगर आपको फील्ड में, किसी भी फील्ड में, हम विजुअल आर्ट की बात कर रहे हैं, लोग कथक की बात करते हैं, सिंगिंग की बात करते हैं, तो वो लगातार रियाज करें और रियाज में कमी ना हो, उसमें आप उनका 100% हो उनका रियाज में। रियाज के साथ साथ जब आप पढ़ते हैं चीज़ें, तो चीज़ें सार्फ होना स्टार्ट होती हैं, सरल होना स्टार्ट होती हैं और अपनी सरलता की ओर बढ़ते हैं। तो इस सब का एक गुरु मंत्र जो है वो है आपका प्रैक्टिस यानी रियाज। तो रियाज लगातार करें और एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे गुरु की तलाश करें, क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु के लिए कहा जाता है या तो गुरु अपने स्टूडेंट को तलाशता है या स्टूडेंट अपने गुरु को तलाशता है। बहुत अच्छी बात। दो ही चीज़ें हैं। बहुत समय गुरु स्टूडेंट को तलाशता है और बहुत समय स्टूडेंट गुरु को तलाशता है। ये तलाश जिस दिन आपकी खत्म हो जाएगी, उस दिन आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारा लखनऊ चैप्टर का जो 6वां एपिसोड था आरएस साक्या, ये यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं और आशा करते हैं आप आगे भी लखनऊ चैप्टर को, लखनऊ के कलाकारों को, समकालीन कलाकारों को, भारत के जाने माने कलाकारों को देखें और उनके विचारों को सुनें, लगातार उनके काम को भी देखें। धन्यवाद।